कि जो मेरा गोफ है, गोफ, गोफ किस तरह का वर्किंग का पार्ट है, गोफ, गोफ किस तरह का वर्किंग का, गोफ किस तरह का वर्किंग का पार्ट है, गोफ किस तरह का वर्किंग का पार्ट है? हेलो, हाँ, हाँ बोलिए। हाँ तुम मिल, अभी अभी ठीक है, अभी देख नहीं पाऊंगा बाबू, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ लाइव। तो अपना जो भी करना है तुम करके उसको तुम कर दो, ठीक है, बाद में जो होगा मैं क्लासेस इनरोल कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। तो अभी देखो जैसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गोफ जो होता है मेरा कौन सा वर्किंग का पार्ट आता है? अबंडेंट में आता है। क्लास का हर एक स्टूडेंट रिप्लाई दे प्लीज, कौन सा वर्किंग में? अबंडेंट। माइंस ओपनिंग का नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं? माइंस ओपनिंग का नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं? ओपनिंग ऑफ द माइंस कौन सा फॉर्म में नोटिस दिया जाता है? सभी को रिप्लाई देगा। माइंस ओपनिंग का नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं? मैं देखता हूं आपसे कितने लोग रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। माइंस ओपनिंग का नोटिस इतना, नेक्स्ट बार में देखूंगा कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 1A कौन सा फॉर्म में देते हैं माइंस ओपनिंग का नोटिस? 1A। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? एनुअल रिटर्न। क्लास में मौजूद 77 में केवल 60 बच्चा जवाब दिया है, केवल 60 स्टूडेंट्स रिप्लाई दिए हैं, 16 बच्चा अभी भी जवाब नहीं दिया, 65 हुआ, 10 बच्चा अभी भी जवाब नहीं दिया, बाकी 10 बच्चा क्या देखने के लिए आए हो? ठीक है, क्या होगा? एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में देते हैं? एनुअल रिटर्न फॉर्म देते हैं हम लोग, फॉर्म 3 में देते हैं हम लोग। एनुअल रिटर्न का डिटेल्स किसमें होता है? फॉर्म 3 में। कम से कम देख के सुन के जवाब देने का प्रयास करो, जो पुराना क्लास में उसमें भी बाकी चीजें रिवीजन किए हैं। जब हम लोग लॉन्ग वॉल वर्किंग करते हैं, लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल जो वर्किंग किया जाता है, ठीक है, तो लॉन्ग वॉल वर्किंग में फेस में लगा हुआ जो मशीन जो फेस को कोयला का काटता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉल में लगा हुआ फेस में मशीन जो कोयला का काटने काम करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉल में लगा हुआ फेस में मशीन जो कोयला का काटने काम करता है फेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीयरर मशीन। DERD और SERD दो तरह का होता है, सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर और डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम सीयरर, दो तरह का होता है। ये दोनों से हम लोग कोयला काटने काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम लोग लॉन्ग वॉल जो होता है, लॉन्ग वॉल दो तरह का होता है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, ठीक है, दूसरा दूसरा कौन सा है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के अलावा दूसरा कौन सा है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के अलावा दूसरा कौन सा है? लॉन्ग वॉल कौन सा है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के अलावा दूसरा कौन सा है? क्या है मैसेज बिना मतलब का रहता है सारा? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के अलावा दूसरा मैसेज कौन सा है? रिट्रेटिंग। लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग दो तरह का होता है। इंडिया में मैक्सिमम जगह, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग या लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग? दोनों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल मेथड है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग वाला ज्यादा बेहतर इंडिया माना जाता है, लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग वाला माना जाता है। वेरी गुड। जिस जो लॉन्ग वॉल में जो आने जाने के लिए रास्ता जो बनाते हैं उस रास्ते को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉल में आने जाने के लिए रास्ते को क्या बोलते हैं? कंबाइन एक साथ दोनों रास्ते को क्या बोलते हैं? एक साथ दोनों रास्तों को क्या बोलते हैं? मेन गेट गलत है, मेन गेट नहीं होगा। एक साथ आने जाने वाले रास्तों को क्या बोलते हैं? है ना, एक साथ जो आने जाने रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? आने जाने वाला रास्ता एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं गेट रोडवे। ठीक है, कितना तरह का होता है ये कितना तरह का होता है? ये गेट रोडवे कितना तरह का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है, अच्छा, जिसमें रिटर्न एयरवे फ्लो होगा उस गेट रोडवे को क्या बोलेंगे? जिस रास्ते से रिटर्न एयरवे जाता है उस गेट रोडवे को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं टेल गेट बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेल गेट। ठीक है, चलो, मैनेजमेंट द्वारा कितने पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है पीएससी मीटिंग में? मैनेजमेंट के द्वारा पीएससी मीटिंग में कुल कितने आदमी को सिलेक्ट किया जाता है? 5 आदमी को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। कितने आदमी को सिलेक्ट करते हैं? 5। मैनेजमेंट द्वारा कितने आदमी को सिलेक्ट किया जाता है पीएससी के लिए? 5 आदमी को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जो हम लोगों का सेक्शन कमेटी अंडर सेक्शन 12 कितने मेंबर होते हैं? कमेटी अंडर सेक्शन 12 कितना मेंबर होगा? कमेटी अंडर सेक्शन 12 में कितने मेंबर होते हैं? वेरी गुड। इसमें बताया था, पता नहीं आप लोग को ध्यान में है कि नहीं।
वर्कर के हित के लिए कितने आदमी को कमेटी में अपॉइंट किया जाता है? मैं बोला था, है ना, मैं बोला था, मैं कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं बोल के चुप हो गया। वर्कर के हित के लिए, इंटरेस्ट को रखने के लिए कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? कमेटी में 2 मेंबर होते हैं जो वर्कर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओनर, एजेंट, मैनेजर, सर्वेयर किसमें होता है? नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओनर, सॉरी माफ करना, एजेंट, मैनेजर, सर्वेयर कौन सा फॉर्म में होगा? नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा होगा? 2D में होगा। एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के, ठीक है, एक्सीडेंट होने के, चलो एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, उसका रिपोर्ट हम 2C फॉर्म में भेज रहे हैं। कितना दिन के बाद 2C फॉर्म में भेजा जाता है? ड्यूटी ज्वाइन करने के कितना दिन के बाद 2C फॉर्म में भेजते हैं? कितना दिन में भेजते हैं 2C फॉर्म? ध्यान से अच्छा से जवाब दोगे। ड्यूटी ज्वाइन करने के कितना दिन बाद? 14 दिन होगा ना 15 दिन होगा? अच्छा से रिप्लाई दो, कितना दिन होगा? 14 डेज लिखवाए या 15 डेज, दोनों में अच्छे से रिप्लाई दो। क्या होगा बताओ, तुम लोग कितना कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, इसी से रिगार्डिंग एक सवाल पूछ लेते, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। चलो इसी से रिगार्डिंग ड्यूटी ज्वाइन करने के कितना कंफ्यूज हो गया तो जल्दी बताओ। ठीक है, ऐसा बताओ 1B में जो नोटिस होता है, 4B में जो नोटिस होता है, 4B के बारे में बताओ, देखता हूं 4B में क्या जवाब दे रहा तुम लोग। 4B का जो नोटिस होता है वो कितना दिन में देते हैं? 4B का जो नोटिस होता है, अरे कौन लड़का ज्वाइनिंग करने के लिए पढ़ा रहा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा। 4B में जो नोटिस देते हैं कितना दिन में देते हैं? 4B में, ठीक है, 7 डेज में 4B का देते हैं, ठीक है। 24 आवर्स में कितना, कौन सा फॉर्म में दिया जाता है 24 आवर में? 24 आवर में कौन सा फॉर्म में दिया जाता है? ट्वेंटी फोर आवर 4A होगा, ठीक, क्या होगा? 4A। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं बता पाए अभी तक, चलो एक बार और पूछता हूं। 4C, ठीक है, 4C फॉर्म का नोटिस कितने दिन में दिया जाएगा? लास्ट रिप्लाई एक बार और। सब देख लिया बोला? सब देख के आ गया ना? ठीक है, 15 डेज में देते हैं, ठीक है। चलो नोटिस ऑफ डिजीज, ठीक है, नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज कौन सा सेक्शन में बोला गया है? नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज सेक्शन नंबर क्या है? नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज सेक्शन कौन सा है बाबू? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? वेरी गुड। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? केविंग मेथड में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? अच्छा से टाइप करके बताना। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? क्या यार ये कितना होगा? 60 टू 90 मीटर स्क्वायर। केविंग के केस में मैक्सिमम एक्सपोज एरिया कितना होगा? 60 टू 90 मीटर स्क्वायर। छोड़ो हटाओ। 62 कितना होगा? 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टोइंग के केस में कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सपोज एरिया स्टोइंग केस में कितना होता है? स्टोइंग के केस में मैक्सिमम एक्सपोज एरिया कितना होता है? वेरी गुड। पिलर का साइज, चलो लड़का जुड़ गया, मेरा टेंशन खत्म हो गया। पिलर का साइज, पिलर का जो साइज होगा, पिलर का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द साइज ऑफ द पिलर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? द साइज ऑफ द पिलर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? जो पिलर 4B में जो नोटिस देते हैं कितना दिन में देते हैं? 4B में, ठीक है, 7 डेज में 4B का देते हैं, ठीक है। 24 आवर्स में कितना, कौन सा फॉर्म में दिया जाता है 24 आवर में? 24 आवर में कौन सा फॉर्म में दिया जाता है?
24 आवर 4A होगा, ठीक, क्या होगा 4A। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं बता पाए अभी तक, चलो एक बार और पूछता हूं, 4C, ठीक है, 4C फॉर्म का नोटिस कितने दिन में दिया जाएगा? लास्ट रिप्लाई एक बार और। सब देख लिया? बोला सब देख के आ गया ना? ठीक है, 15 डेज में देते हैं, ठीक है। चलो, नोटिस ऑफ डिजीज, ठीक है, नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज कौन सा सेक्शन में बोला गया है? नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज सेक्शन नंबर क्या है? नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज सेक्शन कौन सा है बाबू? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? वेरी गुड। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? केविंग मेथड में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? अच्छा से टाइप करके बताना, केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ एरिया एक्सपोज कितना होगा? क्या यार, ये कितना होगा? 60 to 90 मीटर स्क्वायर। केविंग के केस में मैक्सिमम एक्सपोज एरिया कितना होगा? 60 to 90 मीटर स्क्वायर। छोड़ो हटाओ। 62 कितना होगा? 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टोइंग के केस में कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सपोज एरिया स्टोइंग केस में कितना होता है? स्टोइंग के केस में मैक्सिमम एक्सपोज एरिया कितना होता है? वेरी गुड। पिलर का साइज, चलो लड़का जुड़ गया, मेरा टेंशन खत्म हो गया। पिलर का साइज, पिलर का जो साइज होगा, पिलर का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द साइज ऑफ द पिलर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? द साइज ऑफ द पिलर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? जो पिलर का साइज होगा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? गैलरी का विड्थ के ऊपर और किसके ऊपर? डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। गैलरी का चौड़ाई, गैलरी का चौड़ाई मैक्सिमम कितना रख सकता है एज पर सीएमआर? गैलरी का चौड़ाई मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है सीएमआर के अनुसार? कितना रखा जा सकता है? 4.8 मीटर रखा जा सकता है। गैलरी का चौड़ाई कितना रखा जा सकता है? 4.8 रखा जा सकता है। मैक्सिमम चौड़ाई हम लोग 4.8 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। और सवाल क्या क्या तुम लोग पूरा अच्छा सीख लिया, ठीक है। अगर किस तरह का गोफ लाइन का फॉर्मेशन नहीं होने देना है? किस तरह का गोफ लाइन का फॉर्मेशन नहीं होने देना है? भी शेप का गोफ लाइन का फॉर्मेशन कभी नहीं होने देते हैं। अगर भी शेप का गोफ लाइन का फॉर्मेशन होगा तो क्या चीज का खतरा बढ़ जाएगा? भी शेप के गोफ लाइन में किस चीज का खतरा बढ़ जाता है? यार भी शेप का गोफ लाइन में सिर्फ एक ही चीज का खतरा बढ़ता है, वो क्या? प्री मेच्योर कोलैप्स लिख रहे हो कोई? प्री मेच्योर कोलैप्स का खतरा बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। प्री मेच्योर बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? ओवरराइडिंग का, है ना। ओवरराइडिंग और प्री मेच्योर ये दोनों बढ़ेगा, ठीक है। ये प्री मेच्योर और ओवरराइडिंग दोनों खतरा बढ़ेगा। अगर मान लो रूफ लंबे समय से टंगा हुआ है और रूफ फॉल नहीं हो रहा है तो क्या चीज का खतरा बढ़ जाएगा? माइंस में अगर रूफ लंबे समय से टंगा हुआ है, ठीक है, और जितना सही कर रहे हो गलत कर रहे हो टिक मारते रहो ना, ठीक है, लंबे समय से टंगा हुआ है और नहीं फॉल हो रहा तो क्या खतरा बढ़ेगा? एयर ब्लास्ट का खतरा बढ़ेगा, ठीक है। एयर ब्लास्ट का खतरा बढ़ेगा। कोई भी वर्किंग करते समय हम लोग, जब हम लोग का जो वर्किंग करते हैं ना हम लोग, तो जो पैनल होता है, पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? जल्दी से, साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? वेरी गुड, साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है और क्या होता है मेरा, और क्या होता है? प्रोडक्शन के ऊपर होता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब के समय को बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, आई पीरियड जो बोल रहे हैं आप लोग, इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब के टाइम को बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब समय का बोला जाता है? लोकल फॉल से मेन फॉल? अरे कितना होता है मैं नहीं पूछ रहा, बोला कब से कब को बोला जाता है, किस समय से किस समय को बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है बाबू फर्स्ट मेन फॉल, ठीक है, टू फर्स्ट साइन ऑफ फायर, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब अब पहला मेन फॉल होता है और जब साइन फायर का दिखता है पहला, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्रिएटिंग द फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ द, ठीक है, साइन ऑफ द हीटिंग बिटवीन द टाइम पीरियड इज कॉल्ड। सही बात है। देखो जो प्रजापति मैसेज किया ना, जो तुम फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हो किसी माइंस का, तो ये जो हुआ ना, यही फेवरेबल कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। माइंस में जब हम लोग कोई चीज के लिए फेवरेबल कंडीशन करते हैं, क्रिएट करते हैं, किसके लिए? फायर होने के लिए।
और पहला साइन जो दिखता है फायर का, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो फर्स्ट फॉल हुआ ना, दिस इज द, ये फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हुआ, एग्जांपल है उसका, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन जो क्रिएट किया गया और वहां से लेके जो फायर हुआ, फर्स्ट साइन दिखा फायर का, फायर हुआ नहीं साइन दिखा, उन दोनों के पीरियड के बीच को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। रानीगंज कोलफील्ड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? रानीगंज कोलफील्ड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? बोलो रे, रानीगंज कोलफील्ड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? रेंज में है वो, है ना। रानीगंज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? रानीगंज का कितना बाबू? रानीगंज का 6 to कितना मंथ है? 9 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 6 to कितना है? 9 महीना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाबू हाई ग्रेड ऑफ कोल, कोल का अगर ग्रेड ज्यादा हो तो इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होगा ना कम होगा? कोल का ग्रेड ज्यादा होने से, हाई ग्रेड कोल हो, अगर कोल ग्रेड क्या हो, कोल ग्रेड हाई है मेरा, ठीक है, हाई है, तो इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होगा ना कम होगा? कोल ग्रेड हाई होने से इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा ना हाई होगा? क्या होगा? कोल ग्रेड अगर हाई हो तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? बहुत बहुत कमी है, आप लोगों में बहुत कमी है। कोल ग्रेड अगर हाई होगा तो इंक्यूबेशन पीरियड अधिक होगा, है ना, ये भी हाई होगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। आईपी क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा कैसे? देखो, जो हम लोगों का बीसीसीएल का कोल होता है उसका 12 महीना इंक्यूबेशन पीरियड है, जो हम लोग का रानीगंज का 9 महीना है, असम का और कम है, 4 से 6 वीक का होता है। क्यों? क्योंकि जितना ग्रेड खराब होगा उतना मेरा कोल का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। जो कोल फॉर्मेशन मेरा हुआ है, कोल फॉर्मेशन, ठीक है, कोल फॉर्मेशन, ठीक है। पीट के बाद कौन सा कोयला बना है? पीट के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ है? पीट का नेक्स्ट स्टेज क्या है? पीट कोयला बनने का नेक्स्ट स्टेज क्या है? पीट कोयला बनने का नेक्स्ट स्टेज क्या है? जो लिग्नाइट कोला बोल रहे, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल सबसे ज्यादा कहां मिलता है? लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल किस स्टेट में सबसे ज्यादा मिलता है? लिग्नाइट कोल सबसे ज्यादा किस स्टेट में मिलता है? कौन सा स्टेट में मिलता है? स्टेट का नाम पूछ रहा हूं यार। लिग्नाइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नेवेली, क्या है? एनएलसी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका पूरा? एनएलसी का पूरा नाम क्या है? वो नहीं पूछ रहा हूं, चलता क्या ये, इसका नाम क्या है पूरा? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, है ना। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन नाम इसका पूरा है, ठीक है। थोड़ा सा सर्च करना इसके बारे में, कुछ कुछ जानकारी मिलेगा। चलो, ये जो कोयला है ना, 90% जो कोल होता है थर्मल पावर प्लांट में केवल यूज होता है, केवल और केवल बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मशीनरी जो है नेवेली का, ठीक है, दैट इज बकेट व्हील एक्सकवेटर मशीनरी यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंडिया में जो कोल का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा थ्योरी के कारण इंडिया में कोल का फॉर्मेशन हुआ है? इंडिया में कोल फॉर्मेशन किस थ्योरी की वजह से हुआ है? वेरी गुड, इंडिया में कोल बनना है कौन सा थ्योरी के कारण? ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण बना है। कौन सा थ्योरी कारण बाबू बना है? DRIFT, ड्रिफ्ट थ्योरी कारण बना है, ठीक है। ड्रिफ्ट थ्योरी, मैक्सिमम कोल फॉर्मेशन का मैं बात कर रहा हूं। इंडिया में मैक्सिमम कोल फॉर्मेशन किस थ्योरी की वजह से हुआ है? ड्रिफ्ट थ्योरी। जो कोल बनने का प्रोसेस हुआ उसको केमिकली कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? केमिकल, उस प्रोसेस का नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? उसको केमिकल नाम क्या बोला जाता है? उस ऑपरेशन को क्या बोला गया है? कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू उसको हम लोग? कार्बनाइजेशन। दो सीम है, दोनों सीम को एक इंक्लाइन द्वारा कनेक्ट किया गया जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं है, इस इंक्लाइन को क्या बोलेंगे? दो कोल सीम है, दोनों सीम को क्या किया गया? इंक्लाइन द्वारा जोड़ दिया गया जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं है, इस इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे? दो सीम के इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे जो हम लोग जोड़ देते इस तरह से? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में बाबू, एक एक सवाल ना, हर एक डेफिनेशन का जो पार्ट है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को मिस मत करना जीवन में, ठीक है, कभी मिस मत करना, चाहे जो हो जाए। और रिवीजन करवा करवा के मैं तुमको ऐसे भी मिस करने दूंगा नहीं, तुम सिर्फ क्लास में प्रेजेंट रहो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो मेरा सीम, जैसे मान ली मेरा कोयला सीम है, कोल सीम के जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल सीम का पैरेलल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कोल सीम का जो पैरेलल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइन को, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक लाइन, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक लाइन। तो मोटा मोटी आज का क्लास का जो रिवीजन था 10-15 मिनट का, 20-25 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ होगा, शायद कोई बच्चा लिखा भी होगा तो हम लोग उतना सारा क्वेश्चन का, अच्छा 29 हो गया, एक क्वेश्चन और कर दो 30 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है।
गैलरी का चौड़ाई करने का परमिशन कितना दिन पहले दिया जाता है? कोई भी गैलरी का चौड़ाई जो करेंगे उसका परमिशन कितना दिन पहले भेजेंगे? 14 डेज पहले। ठीक है, किसी का 30 हुआ होगा, किसी का 32, किसी का 28, किसी का 29 हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग पहले आए होंगे। तो आप लोग एक काम करो, अब जितना जितना स्कोर जो किया हो ना उसका एक लिस्ट बना के मतलब टाइप करके क्लास एंड होने के बाद भेज देना कि सर मेरा इतना स्कोर हुआ है, ताकि मैं बाद में अच्छे से देख पाऊं कि क्या क्या स्कोर हुआ। ठीक है, बाकी लोगों क्या रिप्लाई। देखो वो तुम लोग का जो ग्रुप है ना, तुम लोग 2 ग्रुप, देखो हम लोग व्हाट्सएप में 2 ग्रुप बनाए हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। 2 ठो व्हाट्सएप का ग्रुप है। जो बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ उससे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर देना, है ना। व्हाट्सएप का 2 ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप का जो 2 ग्रुप है ना, एक ग्रुप है आपको पता ऑफिशियल यूज के लिए है, सारा मेरा जो मैसेज होगा ना, जितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा हम सारा इसी मैसेज में करेंगे। इसमें आप लोग को रिप्लाई देने का कोई जगह ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके रिप्लाई के बीच क्या होता है, कुछ बच्चा मैसेज देख ही नहीं पाता है। तो जब कभी आपको मेरा मैसेज देखना हो तो आप ऑफिशियल ग्रुप को फॉलो करोगे। और एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें आप अपना कोई भी बात, मन का इच्छा, सवाल जवाब कुछ भी अपना भेज सकते हो, सारा चीज का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, उसका जवाब 40 डेज होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास का नेक्स्ट सेशन को लेते हैं ये वाला। और जिसका इसका व्हाट्सएप में अभी तक जुड़ा नहीं है उससे रिक्वेस्ट है कि अपना मैसेज करके बोल देना, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलो अब हम लोग आगे अपना क्लास को फॉरवर्ड करते हैं, अपना क्लास को आगे की ओर ले आते हैं। आईआरएल में वैकेंसी है। आईआरएल में तो पिछले बार तो सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट लोगों का, 2 का हुआ था यार, बलदेव का हुआ था, उसका एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह दिखा दूंगा। चलो ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनसेट क्या होता है ना, मिड बॉटम लैंडिंग को इनसेट बोलते हैं। आपका सवाल को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपका जो सवाल है क्लास के एंड में पूछिएगा, जो इनसेट का सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं एक लाइन बोल देता हूं, मिड शाफ्ट लैंडिंग को हम लोग इनसेट बोलते हैं। ठीक है, बाद बाकी एक्सप्लेनेशन क्लास के एंड में। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लॉन्ग वॉल देखे थे, लॉन्ग वॉल का बेसिक चीज से रिलेटेड अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पहले मैसेज करके पूछ लो। वीडियो नहीं दिख रहा संतोष कुमार, संतोष आपसे रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क में आओ, एप्लीकेशन को अपडेट करो, नेटवर्क में थोड़ा आ जाओ, आपको वीडियो दिखने लगेगा। दीपक आप 112 लिखे हो ना, तो 112 स्पेस बी स्पेस ये लिखना है, हैच लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज स्टेबल पे बात हो रहा है, स्टेबल पे बात हो रहा है, और क्या सवाल है। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते। देखो बाबू, हम मेनली क्या था, रिट्रेटिंग को सब समझ में आ गया था। एक दो लड़का ना क्लास में खत्म होने के बाद हमको थोड़ा एडवांसिंग को बोला फिर से समझाने के लिए कि सर एडवांसिंग को समझा दे। देखो मान लेते कि मेरा मेन गैलरी, ठीक है, मान लेते मेरा मेन गैलरी, एडवांसिंग को समझा देता हूं। मेरा मेन गैलरी है, देखना ध्यान से, एडवांसिंग समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है, आप टारगेट किया इधर मैं एडवांसिंग में काम करूंगा, ये टारगेट आपका एडवांसिंग। ये जो है ना आप एडवांसिंग इधर चलाओगे, लॉन्ग वाल एडवांसिंग में काम करो। इसको थोड़ा बड़ा भी नहीं दिखाया था, छोटा में दिखा खत्म कर दिया, इसलिए समझ में नहीं आया। एडवांसिंग करना चाहते ये पैनल बनाओगे तो सबसे पहले नियम में क्या बताया कि आपको क्या करना होगा, पहले गैलरी चलाना पड़ेगा। आप गैलरी इस तरह चलाओगे, देखो इस तरह गैलरी चलाओगे, लंबा सा गैलरी चलाएं। गैलरी जब मेरा 30 मीटर से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी इधर भी गैलरी चलेगा, है ना, 30 मीटर से आगे गैलरी बढ़ जाएगी, इस तरह से गैलरी चलाओगे, चला दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, यहां से हम लोग ज्वाइंट करवा देंगे, है ना, यहां से क्या करें, ज्वाइंट करवा देंगे। एक गैलरी चला के इसको ज्वाइंट करवा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा बनाता हूं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। देखो इस तरह से ज्वाइंट करवा देंगे, ये ज्वाइंट हो गया मेरा। ठीक है, नहीं क्या हो गया, यहां से ज्वाइंट हो गया मेरा। ये वाला मोटा मोटे 30 मीटर मोटा होता है, ये वाला, ये जो तुम देख रहे हो इसका चौड़ाई 30 मीटर होता है। ठीक है, 30 मीटर चौड़ा करने के बाद तुम क्या किया, आपस में इसको ज्वाइंट करवा दिया। अब जैसे ही तुम ज्वाइंट करवाया, देखो यहां पर तुम्हारा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है कि नहीं, यही वाला, इसी को बोलते हैं स्टेबल, यही वाला आगे बढ़ा कर रखना है। इसी को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसी को आगे बढ़ा कर रखना हमेशा। अब इसको तुमको जैसे बढ़ाना तुम बढ़ाओ। अब जो तुम्हारा मशीन है, जितना भी तुम्हारा मशीन होगा, वो मशीन को तुम फेस में ऐसे करके लगाओगे। ये मशीन तुम्हारा ऐसा लगेगा, है ना, मशीन तुम्हारा इस तरह से लगेगा, देख लो ध्यान से, मशीन तुम्हारा इस तरह लगेगा, इस तरह से। ठीक है, मशीन तुम्हारा इस तरह लगा। अब देखो अगर तुम्हारा मेन गेट ये वाला है, मशीन यहीं तक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो तुम पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पैक वॉल। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, पैक वॉल रहेगा, इसको पैक वॉल बोलेंगे, ताकि इसके अंदर पीछे तरफ कोई आदमी नहीं जा पाए। पैक वॉल बगल बगल में रहेगा। ठीक है,
अब जो तुम्हारा मशीन का सिस्टम है, पूरा का पूरा मशीन सिस्टम तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, ये गैलरी के साथ यहाँ से कनेक्शन रहेगा, लॉन्ग वाल सी तुम्हारा बेल्ट कन्वेयर वगैरह यहाँ लगा रहेगा, ठीक है, इधर लगा रहेगा। अब ये जो तुम्हारा ऐसे मान लो हवा यहाँ से यहाँ जा रहा था, ये हो गया तुम्हारा इनटेक एयरवे, इसको बोलेंगे मेन गेट, ठीक है, और इसको बोलेंगे टेल गेट। टेल गेट को सप्लाई गेट भी बोला जाता है, अब मेन गेट को मदर गेट भी बोलते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे उसको थोड़ा डिटेल्स में, ये होता है। अब मान लो थोड़ा सा फेस को और एडवांस करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस कर देता हूँ, थोड़ा सा फेस एडवांस चला गया, मान लेते हैं फेस मेरा कहाँ चला गया, देखो थोड़ा सा एडवांस करेंगे ना और अच्छा से क्लियर होगा। यहां तक मेरा ये हुआ, देखो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, यहां तक चला गया मान लो, ठीक है, तो ये वाला जब मेरा फेस यहां तक चला जाएगा ना, तो उस कंडीशन में मेरा मशीन कहाँ होगा, मशीन मेरा ये वाला रहेगा, मशीन पूरा का पूरा सेटअप मेरा यहाँ रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा, देखो मशीन पूरा आपका यहाँ पे रहेगा, ये आपका रहेगा पूरा, पावर सपोर्ट आपका यहाँ रहेगा, ये पावर सपोर्ट इस तरह से आपका रहेगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पावर सपोर्ट आपका यहाँ पे रहेगा ऐसा। देख लो ध्यान से, जब समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, किसी कोई डाउट हुआ तो, ठीक है, ये पावर सपोर्ट ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तुम पावर सपोर्ट देखे, इसके बाद ये जो पार्ट तुम देख रहे हो दिस इज कॉल्ड गोफ, ये क्या आपका गोफ है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो वाला, इसको बोलते हैं पैकवाल। यहाँ पे क्या होता है, पैकवाल रहेगा, इस तरह से पैकवाल लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, पैकवाल लगा देंगे, इसको पैकवाल बोलेंगे, इसको पैकवाल बोलते हैं। पैकवाल क्यों देना पड़ता है, ताकि कोई आदमी ना अनफॉर्चुनेटली इधर ना चला जाए, ठीक है, तो गोफ में रहेगा। और ये वाला पार्ट जो आप आगे बढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टेबल, इसी को बोलते हैं स्टेबल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा मशीन लगा रहेगा, डबल एंडिंग, रेंजिंग ड्रम, सीयर वगैरह, है ना। यहाँ पर फेस में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका बेल्ट कन्वेयर वगैरह लगा रहेगा, यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर पूरा लगा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेज लोडर लगा रहेगा, इस तरह से स्टेज लोडर, है ना। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा फीडर ब्रेकर रहेगा, फिर उसके बाद ये, और इसके बाद नीचे पहले चेन कन्वेयर रहेगा। तो इस तरह से सिस्टम लगा हुआ रहता है जो कोयला को काट के इस तरह से देता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये सारा चीज को जान चुके हैं, सब कुछ समझ गए क्या होता है। देखो यहाँ पे पैकवाल यहाँ पे है, कोई आदमी जाएगा ना तो यहाँ से आना जाना करेगा पूरा, इसका रास्ता ये रहेगा आने जाने के लिए, ये वाला रास्ता रहेगा। इसको मैं एरो से बना देता हूँ, देखो आने जाने के लिए रास्ता मेरा ये वाला है, ये वाला आना जाना करेगा कोई, है ना। पैकवाल के अंदर नहीं घुसेगा और गोफ के अंदर नहीं घुसेगा कभी वो, ठीक है। तो मोटा मोटी एक पार्ट था एडवांसिंग का, आप लोग नहीं समझ पाए थे, उसी चीज को मैं फिर से एक बार डायग्राम छोटा सा देके बना के समझा दिया। अब मैं टॉपिक पे आऊंगा, सारा का सारा एमसीक्यू जो सवाल उस पर डिस्कशन करेंगे। मोटा मोटी 8:30 बज गया, 30 मिनट्स पार हो चुका है, हम लोग के पास 1 घंटा बचा हुआ है, और 1 घंटा मुझे चाहिए कम से कम इसका नोट्स को कवर करने के लिए। सारा का सारा नोट्स को लिखाने के लिए मुझे 1 घंटा का समय चाहिए ताकि मैं करवा पाऊं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके मशीनरी के बारे में जानेंगे कि कौन मशीनरी क्या होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है मशीनरी का। चलो करंट आ गया, बहुत भगवान का शुक्र है। तो मशीनरी का नाम क्या है, उसका यूज क्या है, उसका डायग्राम देख देख के हम लोग पार्ट पार्ट करके नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं बंद कर देता हूं सेशन को, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल छूट रहा है तो प्लीज रिप्लाई करके पहले पूछ लो। बेसिक पहले स्टेज 1 क्लियर करो, फिर स्टेज 2 में जाएंगे। हाँ, लेकिन जो बच्चा कल क्लास नहीं किया वो सवाल नहीं पूछेगा, पहले तुम अपना वीडियो देखना, उसमें सारा से समझाया गया। कल जो क्लास किया वही सवाल पूछेगा, क्योंकि आज पूरा का पूरा टॉपिक कल पर बेस करके है। तो आप लोग अगर कल क्लास नहीं किए रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लॉन्ग वाल कल बेसिक सब चीज समझाया हूं, एडवांसिंग क्या होता है, मशीनरी क्या होता है, फेस प्रिपरेशन क्या होता है। अब हम लोग आज उस मशीन के बारे में जानेंगे। आप आराम से, जो नहीं समझ पाए ना कोई दिक्कत नहीं, आप कल का वीडियो देखना, कल का लेक्चर देखना, उसमें पूरा का पूरा चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया, समझा दिया गया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं। चलो तो सबसे पहला हम लोग पार्ट पार्ट करके सारा मशीनरी के बारे में जानेंगे। तो पहला मशीनरी का नाम है सीयरर मशीन। सीयरर मशीन, सीयरर मशीन का पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं DERD, DERD सीयरर, ठीक है। DERD सीयरर का मतलब होता है डबल, लिखो लिखो सब लिखो, कोई भी मिस मत करो, सब आराम से लिखो, अच्छा से लिखो, ठीक है, सब लिखो। डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर, ठीक है। भूल भाल डायग्राम में बनाना, फिर मैं डायग्राम को ना अच्छा वाला डायग्राम आपको मैं भेज दूंगा, तो उस डायग्राम से आप अच्छा समझ लेना। अभी भूल भाल डायग्राम जैसा होगा वैसे हम लोग बनाएंगे एक मोटा मोटी डायग्राम। तो इस तरह सीयरर मशीन होता है, एक डायग्राम हम लोग 2D फिगर में बनाएंगे किस तरह सीयरर मशीन दिखता है। तो सीयरर मशीन इस तरह दिखता है, वो इस तरह सीयरर मशीन होता है, इस तरह से, इसमें पिक्स लगा होता है इस तरह से। एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे कि सीयरर मशीन कैसा दिखता है, ताकि समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं,
इस तरह सीआरआर मशीन दिखता है, ये होता है। दो ड्रम लगा रहता है एंडिंग में, ठीक है, और सीआरआर मशीन इस तरह दिखता है, ठीक है, मोटा मोटा यही दिखता है, यही सीआरआर मशीन होता है। इसके बारे में हम लोग सिर्फ मोटा मोटे हम लोग जानेंगे फ्लो डायग्राम, ताकि मतलब क्या हो कि आप ये कर पाओ। मेरे पास उसका फोटो है, मैं आपको दिखा देता हूं, कहां से दिखेगा वो। आप लोग सब सीआरआर मशीन देखे हो, ठीक है ना, सबको देखा है, फोटो वगैरह कभी ना कभी देखा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शेयर करने का तो ऑप्शन तो है नहीं, यहां से मैं कैसे करूंगा। देखो बाबू, ये सीआरआर मशीन है, देख रहा ना, देख रहा, मोबाइल में मैं फोटो भेज दूंगा आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद। ये सीआरआर मशीन है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी को मोटा मोटी इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका हो गया हेडिंग, ये मशीन हो गया। अब इसका पार्ट करके नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो इसका लेंथ, इसका लंबाई कितना होता है, जो सीआरआर मशीन देखे ना यहां से आता है, इसका लंबाई कितना होगा, 1 नंबर पॉइंट, लेंथ कितना लंबा होता है, ये 10 मीटर। अब वो एक सीआरआर मशीन जो डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम होता है ना, उसका लंबाई कितना होता है, 10 मीटर लंबा होता है। इसका ड्रम का डाया, जो गोल वाला चक्री है, सब देखे ना, ऐसा सीआरआर मशीन ये था ना, इसका चक्री देखे ना, एक गोल गोल, इसका डाया कितना कितना डाया का होता है, ठीक है, डाया, ठीक है, ड्रम डाया, ड्रम डाया। तो ड्रम डाया जिसका होगा कितना होगा, इसका जो ड्रम डाया होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 1.6 टू 1.83 मीटर, 1.6 मीटर टू 1.83 मीटर, इतना इसका ड्रम का डाया होता है। नेक्स्ट 3 नंबर में लिखो। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सीआरआर मशीन में, ठीक है, पिक्स, नंबर्स ऑफ पिक्स, कितना सारा इसमें काटने के लिए दांत होता है, कितना सारा दांत होता है, 66 पिक्स होता है। बाबू एक बात याद रखना ना, मैं उतना ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं जो आपके लिए सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले बोला था आपका जैसे दौड़ है 100 मीटर का, तो मैं 400 मीटर का करवा रहा हूं। वैसे ही सारे सवाल आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी आएगा ना, तो आप इसको जान के रखो, ठीक है। इसके बाद लिखो इसका चौड़ाई, विड्थ कितना होता है, दैट इज थिकनेस, 4 नंबर। विड्थ को क्या बोले, थिकनेस का चौड़ाई कितना होता है, थिकनेस कितना होगा इसका, इसका थिकनेस लिखो तुम 2 से 4.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 हो गया, 5 नंबर में। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर लिखो, कोल कोल कटिंग इन वन, कोल कटिंग, ठीक है, ब्रैकेट में पुल लिखो, पुल इन वन वेव, वेव का स्पेलिंग क्या है, डब्ल्यू, वेव है ना, वेव होगा, वेव, डब्ल्यू भी, इसका थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। वन वेव में कोल कितना काटता है, तो इसका होगा 0.63 टू कितना होगा 0.85 मीटर। मैं थोड़ा समझा देता एक करके, ये सब चीज को समझा देता हूं, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ इसमें, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मोटर कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी 6 नंबर, देखो मोटर कैपेसिटी, बस आखिरी, मोटर कैपेसिटी। तो इसमें देखो केट मोटर लगा होगा, एक यहाँ 2 मोटर है, तो 2 मोटर होता है, 2 इंटू कितना पावर का होता है ये दोनों, ये होता है 375 किलोवाट, ठीक है, ये होता है। तो मोटा मोटी आपका हो गया, एक बार एक बेसिक इलेक्शन देख लो, इसको सारा का सारा डेटा को नोट कर लो। अब मेकअप करके बात करते, देखो पहला लेंथ, लेंथ का मतलब बाबू ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, DERD, ये जो मशीन आपको दिख रहा है, इस मशीन का, ये जो मशीन, इसका डायग्राम में नीचे बना के एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो यहाँ से ना, इस तरह एक मशीन, यहाँ मशीन बना ऐसा करके लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयर, क्योंकि इसमें 2 एंड पे 2 सीयर मशीन लगा हुआ है। सिंगल भी आता है, सिंगल भी आता है ना, लेकिन इंडिया मोस्टली डबल एंडेड वाला यूज होता है, इसीलिए हम लोग डबल एंडेड वाला ही मेनली लिखे हैं। ये SERD मतलब सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयर बोलेंगे, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो तुम देखें, अब इसका विड्थ कितना होता है, कितना इसका चौड़ा होता है, तो 10 मीटर इसका लंबाई आता है, माफ करना, लंबाई कितना होता है 10 मीटर। इसमें दांत कितना लगा हुआ है, दांत तो 66 को दांत लगा हुआ है प्रत्येक में, इसमें भी 66, इसमें भी 66। इसका चौड़ाई कितना होता है, जो मशीन है ना, तो फ्रंट से लेके कुछ चौड़ा होता है, तो कितना चौड़ा होता है, तो 2 मीटर से 4.5 मीटर तक चौड़ा मिलता है मशीन
एक मशीन इतना चौड़ा होता है। कोल कटिंग पुल कितना होता है? पुल मतलब जैसे मान लो कि एक बार जब कोयला काटता है ना, मान लो ये मेरा फेस था, ठीक है, देखो 3D में बनाता हूं, मान लो आपका, देखो ये मान लो मेरा फेस था, ठीक है, तो जब हम लोग कोयला काटेंगे तो कोल का क्या होगा? कोल काटेगा तो कुछ पार्ट अंदर चला जाएगा ना काट के, तो कितना पार्ट अंदर कोयला का काटा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोल पुल। कितना पार्ट ही काटा, मान लो इतना कोयला काट लिया, इतना कोयला कट गया, तो जो अंदर वाला जो कोयला मेरा काट लिया ना, जितना अंदर तक काटा, उसी को बोलते हैं वन वेब कट में कितना कुल मिला। तो 0.6 टू 0.8 मीटर लंबा तक कोयला काट लेता है एक बार में, इतना कोयला कटिंग कर लेता है। सोचो एक बार में 0.6 से 0.85 मीटर एक बार सिर्फ जाएगा ना, तो इतना कोयला काट लेगा ये, ठीक है। मोटर कैपेसिटी कितना होता है? तो मोटर कैपेसिटी इसमें 375 का एक मोटर इसमें लगा रहता है, एक मोटर इसमें, किलोवाट का 2 मोटर चाहिए जो कोयला काटता है। और जो पिक्स आप देख रहे हो, पानी कंटिन्यू वाटर स्प्रेइंग का मैनेजमेंट होता है। जब तक पानी नहीं चलेगा ना, जब तक पानी का सप्लाई इसको नहीं दोगे ना, तब तक ये मशीन चालू ही नहीं होगा। इस फेस में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है हैजार्डियस। अच्छा, मजेदार और जो इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग पार्ट, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़ा इसको इतना तक देख लेते हैं पहले। ये मोटा मोटी समझ में आया टॉपिक क्या था नहीं था? सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्किंग ग्रेडियंट, कोल सीम का थिकनेस, हाइट वगैरह हम लोग एमसीक्यू नोट्स में जानेंगे। ये सिर्फ पहले मशीनरी पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यू पार्ट में आएगा हम लोग। अभी हम लोग सवाल जवाब नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मशीनरी को देख रहे हैं कि कौन कौन मशीनरी है। इसके बाद एमसीक्यू नोट्स आएगा इसके ऊपर आप लोगों का, कि वर्किंग ग्रेडियंट क्या है, थिकनेस कितना चाहिए, डेप्थ क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या है, गैसीनेस क्या होना चाहिए, ठीक है, इन सारे चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो मोटा मोटी हो गए यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा मशीनरी। तो सीआरआर मशीन हो गया। तो सीआरआर मशीन जब कोयला को काटेगा तो कहां गिरेगा? तो सीआरआर मशीन जब कोयला को काटता है तो कोयला कहां जाएगा? सीधा हो जाएगा आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर में जाएगा। तो पहले आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा मशीनरी कौन है? एएफसी। दूसरा मशीनरी कौन है आपका? एएफसी, ठीक है, एएफसी। इसका पूरा नाम क्या है? आर्मर्ड, ठीक है, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, ठीक है बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म हो जब भी आपको टाइम मिले तो अपना प्रोफाइल में जाके जो आपको आईडी दिया गया है, उस आईडी को अपना नाम के आगे लगाइए, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत लोग नहीं लगाए अभी तक, बहुत लोग लगा लिया है, लगभग 70% बच्चे लगा लिए, कुछ बच्चे में भी छूटा हुआ है, तो अपना जाके लगा लेना, ठीक है। पावर, क्लास खत्म होने के बाद पावर, इसका पावर। अच्छा, आर्मर्ड फ्लेक्स कन्वेयर क्या होता है? देखो, जब ये मशीनरी तुम देख रहे हो ना, जैसे ये मेरा क्या है, ये मशीनरी, ये जो डीआरडी कोयला काटा, ठीक है बाबू, कोयला काटने के बाद जो कोयला गिरता है, ठीक है ना, तो नीचे क्या होता है? इसी के जस्ट नीचे एक इस तरह से ना चेन कन्वेयर लगा हुआ है। देखो इस तरह से एक प्लेट लगा होता है, पूरा प्लेट का सेट होता है, और इसके ऊपर क्या लगा रहता है ना? इसके ऊपर चेन कन्वेयर लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है इसके ऊपर? चेन कन्वेयर लगा रहता है, इस तरह से चेन कन्वेयर। इस तरह से क्या होता है? चेन कन्वेयर, ये पूरा को पूरा लिंक होता है आपस में ना, जुड़ा हुआ रहता है चेन से। इस तरह चेन कन्वेयर लगा रहता है कंटिन्यू, इस तरह से डॉट 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 करके मैं बना देता हूँ 2-3 तो, ज्यादा उतना तो है नहीं स्पेस बनाने का मेरे पास, तो इस तरह से बना दो, पूरा पूरा चेन कन्वेयर लगा रहता है इस तरह से। इस तरह चेन कन्वेयर होता है पूरा का पूरा। तो ये जो चेन कन्वेयर आप देखो ना, इसके ऊपर ये जो चेन कन्वेयर गया ना, इसी को बोलते हैं एएफसी। इसका खास बात क्या होता है ना? फ्लेक्सिबल टाइप होता है। तो तुम जैसे अभी इसको ऐसे देख रहे हो, तुम चाहोगे तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना, तो मुड़ जाएगा ये चेन कन्वेयर में जो शेप ऐसा देख रहे हो ना, तो फेस अगर आगे पीछे होगा ना, तो ये भी चेन कन्वेयर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। चेन कन्वेयर ऐसे मुड़ सकता है। ये चेन कन्वेयर खास बात क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, तो क्या कर सकता है? अपने आप को मोड़ सकता है, मोल्ड कर सकता है। तो चेन कन्वेयर थोड़ा सा मुड़ सकता है ऐसा, देखो इस तरह चेन कन्वेयर हो जाएगा, अपने आप को मोल्ड कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये मोल्ड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल टाइप चेन कन्वेयर। देखो इस तरह से क्या हो जाएगा? मोल्ड कर ले अपने आप को, पूरा पूरा चेन कन्वेयर का सिस्टम होता है। उतना मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है, उतना बनाएंगे तो सिर्फ बनाने में टाइम मेरा चला जाएगा। तो मेन थ्योरी क्लास तो है नहीं बाबू, थ्योरी तो आप लोग डिप्लोमा पढ़ कर आए ऑलरेडी बहुत अच्छे से, लॉन्ग वॉल के बारे में पूरा पढ़ाया गया होगा पूरा अच्छे से। यहाँ पे तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, है ना, ये तो थ्योरी क्लास है नहीं। अगर उस पूरा डिटेल्स में बनाऊंगा तो फिर मुझे 3 साल लगेगा। तो ये बस मैं बेसिक समझा देना। तो फ्लेक्सिबल टाइप से मुड़ सकता है ना फेस के सामने ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लेक्सिबल वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर। बहुत लोग उसको फेस कन्वेयर भी बोलते हैं क्योंकि फेस में लगा होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बारे में बेसिक चीजें जानते हैं हम लोग। तो मेनली 2 सवाल इसका आता है। पहले इसका लंबाई कितना होगा? जितना फेस लंबा होगा उतना लंबा लगाएंगे हम लोग, है ना। तो इसमें 2 चीज होता है, इसका स्पीड और इसमें कितना वाट का यूज होता है। तो इसका पावर कितना होता है? इसका पावर होता है 112 किलोवाट का, ठीक है।
इतना वाट का पावर चाहिए इसको, और इसमें इसका इतना किलोवाट का 2 मोटर लगा होता है इसको चलाने के लिए, ठीक है। और इसका स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से कोयला ट्रांसफर हो रहा, स्पीड इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्पीड जो होता है मोटा मोटी एवरेज 1.26 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में लगभग इतना मीटर ये फ्लो मूवमेंट करता है, एक सेकंड में इतना दूर जाता है। तो मोटा मोटी दूसरा मशीनरी में इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यथेष्ट है, इतना आप जानोगे तो आप इसी में आपका सारा काम बन जाएगा, ज्यादा आपको उतना बहुत सारा चीज जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन बहुत। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग तीसरा मशीनरी बन जाते हैं। तो देखो, तो एएफसी मेरा हो गया, डीआरडी हो गया। अब ये दोनों पार्ट को जो सपोर्ट करता था, अच्छा अब यहाँ पे कहां पे लगा रहा था मैं थोड़ा दिखा देता हूं इसी में आपको। तो जो आप देखे ना अभी थोड़ा देर पहले, कौन सा डीआरडी कहां रहता है पता है? डीआरडी इसी के ऊपर में लगा रहा था इस तरह से, जो डीआरडी है ना वो डीआरडी ना इसी के ऊपर ऐसे लगा रहा था, इसी के ऊपर इस तरह, इसी से कनेक्शन होता है, यहाँ से इसे कनेक्शन करके इसी के ऊपर लगा रहा था डीआरडी। यानी इस जो काटेगा ना कोयला को, तो कोयला सीधा इसी पर गिरेगा, इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। मैं आपको डायग्राम को जो अच्छा पिक्चर है ना मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में होगा, तो आप वहां से देख के समझ में आ जाए कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज समझ में आ जाएगी, फिलहाल आप इसको देखो, ठीक है। अब 3 नंबर पॉइंट को देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3। तीसरा मशीन कौन सा है? देखो, तो ये दोनों मशीन को जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं पावर सपोर्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सपोर्ट। पूरा नाम क्या है पावर सपोर्ट का? पूरा नाम क्या है पावर सपोर्ट का? पूरा नाम उसको बोलते हैं सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट। क्या बोलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में? सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट। ये जो सेल्फ एडवांसिंग टाइप जो पावर सपोर्ट है ना, तो मुझे बता सकता है कौन सा जनरेशन का पावर सपोर्ट है? किस जनरेशन का पावर सपोर्ट में काउंटिंग आएगा ये? कौन सा जनरेशन में आएगा ये? बाबू ये सबसे आखिरी 4th जनरेशन में आता है ना, 4th जनरेशन का पावर सपोर्ट। ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए अलग से इसको आप नोट करके रखना, ठीक है। ये 4th जनरेशन पावर सपोर्ट है, कौन सा? ठीक है, सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट। अब हम लोग इस पे एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इसमें जरूरत पड़ता है। अच्छा, पहला पावर सपोर्ट दिखता है कैसा, पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो पावर सपोर्ट नॉर्मली कैसा दिखता है? आप लोग देखे हो, कल भी मैं डायग्राम बनाया था ना, इस तरह से दिखता है। अरे यार, देखो ये होता है पावर सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लगा रहता है ये वाला, ये जो लगा रहता है इसका लेग, इसको बोलता हूँ लेग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लेग, इसे क्या बोलते हैं? लेग बोलते हैं ना, इसको लेग बोला जाता है। और इसको बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कैनोपी। इसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। लेग बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे पुशिंग बूम लगा रहता है ना, पुशिंग बूम होता है, पुशिंग बूम लगा होता है जो आगे पुश करता है। तो इस तरह से होता है मोटा मोटी, ये पूरा कैनोपी का पार्ट है, छत जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक है। और एक लेग लगा होता है। लेग कितना होता है? लेग 2 पीस होता है, लेग है ना, लेग 2 लेग होता है। एक और लेग का फोटो यहाँ बना देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। देखो इस तरह होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी पावर सपोर्ट लगभग इस तरह दिखता है आप लोगों को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा पावर सपोर्ट क्या होता है। अब पावर सपोर्ट जो आप लोग देखे डायग्राम में, इस पावर सपोर्ट में क्या क्या चाहिए होता है, फीचर्स के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप डायग्राम यहां से भी बना सकते हो रफली, और इसको अच्छा से बनाने के लिए नेट का सहारा लेना। नेट में ऑलरेडी मिल जाएगा, और मैं फोटो भी भेज दूंगा, वहां से आपको अच्छा अच्छा डायग्राम मिलेगा, वहां सब बनाना, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ठीक है, अब इस सपोर्ट का जानते हैं लंबाई, इसका लेंथ कितना होता है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट, लेंथ, इसका जो लेंथ कितना होता है, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो इसका लंबाई कितना होता है, लंबाई पे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इसका लेंथ होगा डियर स्टूडेंट्स, कितना होगा लेंथ? 3.87 मीटर। तो अच्छा एक बात, ये जो आप डिटेल से लिख रहे हो ना, ये 4 जनरेशन था, ये 4 लेग का हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग? 4 लेग। हम लोग 4 लेग वाला सपोर्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 लेग वाला सपोर्ट का। तो सबसे पहले इसका एक लेग, पहले 4 लेग, इसमें लेग कितना बाबू? लेग हम लोग कौन सा लेग का बात कर रहे हैं? 4 लेग, पहला वाला ही तुम पॉइंट लिखो, 4 लेग का हम लोग बात करें, ठीक है, 1 नंबर पॉइंट में। दूसरा नंबर पॉइंट में कैपेसिटी तुम लिख लो, ताकि तुमको पता चले कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद लेंथ ब्रेथ लिखेंगे। तो जो कैपेसिटी होता है 760 टन, 760 टन होता है। तीसरा नंबर पॉइंट इसी का, इसका लेंथ आप लिखो, ज्यादा बेहतर होगा, लेंथ को तीसरा नंबर में, क्योंकि ये दोनों इसको डिफाइन कर रहा। तो ये दोनों जो डिफाइन कर रहा है, इसका लेंथ स्पेशली 760 टन वाला का लेंथ कितना होता है वो लिखाया जा रहा है, ठीक है।
387 मीटर, 3.87 मीटर इतना लंबा होता है। इसका 4 नंबर, इसका विड्थ, इसका चौड़ाई कितना आता है? ठीक है, इसका चौड़ाई कितना आता है, विड्थ कितना होता है? इसका विड्थ होता है 1.5 मीटर। ठीक है, और इसका सेल्फ वेट, खुद का वेट, सेल्फ वेट कितना होता है? सेल्फ वेट यानी खुद का वेट कितना होता है? तो खुद ही अपने आप में 20.5 टन का होता है। इसका खुद का वेट कितना होता है? 20.5 टन, और 760 टन का लोड ले सकता है। एक रूफ बोल्ट कितना लोड लेता है? एक रूफ बोल्ट 10 टन लोड लेता है मात्र, और इसका कितना ले रहा है? 760, मतलब 76 गुना ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका होता है। कैन यू इमेजिन इट? उसका 76 गुना, यानी पूरा का पूरा जो लॉन्ग वॉल में काम होता है ना, पूरा का पूरा लोड लेने काम वही करता है डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा रूफ फॉल होकर इसके ऊपर बैठ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। पूरा का पूरा फॉल जो होता है ना इसी के ऊपर होता है। ठीक है, सारा का सारा फॉल का लोड इसी के ऊपर रहता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता इसमें, स्ट्रेस कुछ भी नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होता इसको। ठीक है, रद्दी भर इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है पूरा फॉल का। आप इसके नीचे यहाँ पे ना वर्कर लोग ना, आपको पता नहीं, आप कभी देखे नहीं इसलिए देखो, यहाँ पर ना वर्कर लोग घूम के काम करते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा फॉल हुआ रहता है, पूरा का पूरा फॉल एकदम ऊपर से रूफ पूरा गिरा हुआ इधर में, और आदमी यहाँ पे काम हो रहा है। तुम्हारा हम लोग जब गए थे ना एक बार लॉन्ग वॉल फेस में, तो झंझरा वाला जो गए थे हम लोग, तो वहां पे ना जिस समय हम लोग जा रहे थे उसी समय मेरा छत के ऊपर, हम लोग छत के ऊपर गिरा था, बहुत बड़ा चट्टान, बहुत आवाज किया, डर गया, डर तो लगता है डर गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब वर्कर लोग उसी में काम कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, आराम से इतना बड़ा चट्टान टूट के गिर गया ऊपर में, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी के ऊपर ही लोड, इतना सारा कैपेसिटी इसका है लोड लेने का। ठीक है, तो सेल्फ एडवांसिंग टाइप होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा मशीनरी के बारे में लिख लिए। अब नेक्स्ट चौथा मशीनरी लिखो, स्टेज लोडर। अब देखो, जब मेरा कोयला, जब फेस मशीनरी में जो कोयला मेरा बना, तो कोल कहां जाता है? इसके बाद नेक्स्ट चौथा मशीन के बारे में जानेंगे। तो देखो अभी चौथा मशीन के बारे में लिखते बाबू, देखो ध्यान से। तो हम लोग देखे कि, अरे यार देखो बाबू, देखो हम लोग क्या देखे कि जैसे ये मेरा चेन कन्वेयर था, ठीक है, ये मेरा चेन कन्वेयर था, ठीक है ना, चेन कन्वेयर कोयला को लिया, तो चेन कन्वेयर से कोयला कहां जाता है? पता है, चेन कन्वेयर से कोयला जाता है कहां पर? मेरा स्टेज लोडर में। किस पे जाता है? स्टेज लोडर में। स्टेज लोडर का काम क्या होता है? स्टेज लोडर का काम होता है कि कोयला को जस्ट फीडर ब्रेकर में देना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। स्टेज लोडर में ऊपर से उठा कोयला क्या करेगा? कहीं और डंप करेगा, एक जगह डालेगा। ठीक है, तो एक आएगा आपका स्टेज लोडर, और उसके बाद क्या होता है? फीडर ब्रेकर। ये फीडर ब्रेकर है, ठीक है, और ये क्या? स्टेज लोडर। ठीक है, स्टेज लोडर फेस में, ये मेरा फेस हो गया, ठीक है, ये फेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एएफसी। एएफसी ये आपका हो गया स्टेज लोडर, और ये क्या हो गया? फीडर ब्रेकर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? स्टेज लोडर के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टेज लोडर और फीडर ब्रेकर जो है, ये दोनों चीज के बारे में जानेंगे कि स्टेज लोडर क्या होता है, फीडर ब्रेकर क्या होता है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा है कि डीआरडी क्या कर रहा है? फेस में कटिंग का काम कर रहा है। चेन कन्वेयर क्या कर रहा है? उसमें कोयला को कलेक्ट करके क्या कर रहा है? तो किसको दे रहा है? स्टेज लोडर को दे रहा है। तो कोल जो गिरता है ना, कोयला जब गिरता है ना, तो कोल पहले कहां जाता है? चेन कन्वेयर के बाद जाता है स्टेज लोडर में, फिर स्टेज लोडर को कहां जाता है? फीडर ब्रेकर में। फिर इसके बाद फीडर ब्रेकर के बाद ये कोयला को फीडर ब्रेकर क्या करता है? लंप ब्रेकर भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं? इसके बाद कोयला को सीधा बेल्ट कन्वेयर में देते हैं। इसके बाद क्या होता है? बेल्ट कन्वेयर, है ना, इसके बाद बेल्ट कन्वेयर आता है। ठीक है, इसके बाद बेल्ट कन्वेयर को कोयला देता है। तो इस तरह से कोयला फ्लो होता है। एएफसी, फेस से कोयला गिरा एएफसी, एएफसी से स्टेज लोडर, स्टेज लोडर से फीडर ब्रेकर, उसके बाद बेल्ट कन्वेयर। तो इस तरह से कोयला क्या होता है? एक स्टेज से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर एक बेल्ट कन्वेयर से दूसरा बेल्ट कन्वेयर, फिर तीसरा। तब हम लोग एक एक करके बाकी चीजों के बारे में जानेंगे कि फीडर ब्रेकर क्या होता है, स्टेज लोडर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात, यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारा सपोर्ट करना होता है। जैसे फेस है ना, तो फेस से 30 मीटर दूर तक सपोर्ट करते हैं। इस सपोर्ट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे हम लोग, सारा चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चौथा नंबर, स्टेज लोडर। चौथा मशीन का नाम क्या है? स्टेज लोडर। बाबू देखो यहाँ पे ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आज का क्लास में सारा का सारा जो ओपन कास्ट का सॉरी लॉन्ग वॉल मशीनरी है ना, उसका डेफिनेशन, उसका सब पार्ट्स, सारा मशीन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस पे रिलेटेड एमसीक्यू नोट्स भी जानेंगे कि इससे क्या एमसीक्यू है। आज लॉन्ग वॉल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे? कोई नया चीज स्टार्ट करेंगे, कोई नया कुछ स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? स्टेज लोडर के बारे में। अच्छा, स्टेज लोडर का लेंथ कितना होता है? स्टेज लोडर समझ में आ गया, अब इसका लेंथ जानेंगे। एक नंबर लेंथ, ये सवाल पूछ सकता है।
ठीक है। स्टेज लोडर कितना, ये बहुत सब जगह सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका लंबाई पूछ सकते हैं, स्टेज लोडर का लंबाई कितना होता है 20 मीटर, 20 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इसका स्पीड कितना होता है, कितना स्पीड में चलता है, ठीक है। इसका स्पीड होता है 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब चेन कन्वेयर से थोड़ा ज्यादा होना जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होगा स्पीड इसका ज्यादा तो कोयला ही पे जाम लग जाएगा, है ना। इसका स्पीड उससे थोड़ा ज्यादा होता है, माफ करना 1.55 होगा, ठीक है। 1.55 होगा, सॉरी 1.5 लिखे थे। तीसरा पॉइंट लिखो, इसके बाद क्या होता है, 2 पॉइंट लिख लिया ना ये वाला। इसके बाद इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना कोयला को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो लगभग ये, ठीक है, 1000 टन कोयला को, देखो 1000 टन, ठीक है, ठीक है, पर आवर, तुम समझ रहे हो 1000 टन कोयला, 1000 टन कोयला पर आवर कर देता है। किसी किसी माइंस का प्रोडक्शन ही 10,000 होता है, महीने भर में 10,000 12,000 प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हम लोग खुद का 12,000 टन प्रोडक्शन हम लोग कर पाते हैं। ये 1000 एक घंटे में दे देता है, 10 घंटा में, एक ही दिन में हम लोग का माइंस का प्रोडक्शन के बराबर ही कर देगा, बताओ। ये प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि ट्रांसपोर्ट करती है ना, ये अपने आप से कोयला को पास करता है। अच्छा, इसका पावर कितना चाहिए, इसको पावर इसका कितना चाहिए होता है, पावर कितना चाहिए 112, इसमें 112 किलोवाट का ना मोटर लगा होता है। कितना मोटर होता है, 1 मोटर होता है। बाकी समय 2 था, इसमें 1 मोटर होता है, एक ही मोटर होता है। बाकी समय कटिंग्स के लिए 2 मोटर था, लेकिन इसमें 1 मोटर होता है 112 किलोवाट का। तो मोटा मोटी स्टेज लोडर के बारे में 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, चारों को अच्छे से देख के नोट डाउन कर लो, ठीक है। चारों को देख के अच्छे से लिख लो। कुछ लोगों का मैसेज आया, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। फोर्थ, ठीक है, 4th जनरेशन रिप्लाई देता ना। और कोई सवाल है किसी का। स्टेज लोडर वर्क, लॉन्ग वॉल मशीन का कितना लंबा होता है, बताए तो थे। लॉन्ग वॉल मशीनरी कितना लंबा होता है, 10 मीटर चाहिए सीआरडी। अच्छा, ये क्या है, स्टेज लोडर का वर्क। सर मशीन में पावर सप्लाई कैसे होता है, मशीन में पावर सप्लाई बता देते हैं। थोड़ा सा इस क्लास इसको थोड़ा खत्म कर ले तो उसके बाद बता देते हैं। ये क्लास को इसको खत्म कर लेते हैं फिर बता देते हैं कि पावर सप्लाई के लिए पावर कनेक्शन कैसा होता है। देखो छोड़ो इसको, बाद इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। चलो इसको बंद कर देते हैं हम। 5 नंबर पॉइंट, पांचवा मशीन का नाम हम लोग जानेंगे। स्टेज लोडर हो गया, स्टेज लोडर के बाद क्या बचा था, लंप ब्रेकर या फीडर ब्रेकर, ठीक है। 5वां नंबर मशीन, मशीन नंबर 5 कौन सा मशीन है, लंप ब्रेकर, लंप और फीडर, फीडर ब्रेकर। तो फीडर ब्रेकर या लंप ब्रेकर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं बाबू, एक चीज मेरे से छूट रहा है, क्या पता है, कि सबका फंक्शन हम नहीं लिखा है, फंक्शन छूट रहा है। आप लोग अपना में ना सब में एक लाइन करके लिखना जरूर, हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिख पाओ। जैसे लंप ब्रेकर, तो लंप ब्रेकर क्या कर रहा है, कोयला को तोड़कर क्या करता है, ये स्टेज लोडर से कोयला को लेकर उसको तोड़कर किसमें डालता है, बेल्ट कन्वेयर में डालता है। ये एक वर्ड आप लोग लिखना जरूर, इट रिसीव्स द कोल फ्रॉम स्टेज लोडर एंड ट्रांसपोर्ट टू बेल्ट कन्वेयर। स्टेज लोडर से कोयला लेकर कहां देता है ये, ठीक है, स्टेज लोडर से, ठीक है, कोल को लेकर कहां देता है ये बेल्ट कन्वेयर को देता है, कन्वेयर को देता है। और ये क्या करता है, ये ब्रेक करने का काम करता है, कोल को तोड़ने का काम करता है। इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, ठीक है, ब्रेक द कोल, टू ब्रेक द कोल, ब्रेक द कोल, कोल को तोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। इसका मेन काम है कोल को तोड़ना, ठीक है। देखो नाम ही है लंप ब्रेकर, लंप मतलब बड़ा, ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ये होता है। अब इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं करके, मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ, मुझे सबका एक लाइन लिख देना चाहिए था, मैं ध्यान में नहीं था। हम एक्सप्लेन किए लेकिन लिखवाए नहीं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या लगा होता पता है, इसमें एक तरह क्या होता है, एक तरह का बेल्ट कन्वेयर ही है,
एक तरह क्या है पता है, बेल्ट कन्वेयर होता है, कन्वेयर, इसके अंदर बेल्ट कन्वेयर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है बेल्ट कन्वेयर उसी में टूटता है। और इसका जो पावर होता है ना 150 एचपी का होता है, इसमें ये बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। और पावर कितना होता है इसका, पावर, पावर बस दो ही इंफॉर्मेशन मेरे पास इसके रिगार्डिंग है, पावर होता है 150, ठीक है, एचपी का मोटर लगा होता है, बाकी सब किलोवाट में था। इसमें क्या है ये, इसमें ये है, देखो एक जगह गलती हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट बाबू, रुक जाओ रुक जाओ, एक जगह मिस्टेक हो रहा है, सुनो। लंब ब्रेकर जो तुम देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हमको लग रहा है यार, क्योंकि स्टेज लोडर जो होता है ना, स्टेज लोडर ही लंब ब्रेकर का काम करता है, स्टेज लोडर में ना लंब ब्रेकर लगा होता है। अच्छा एक बात तुम लोग थोड़ा ध्यान में रखना, जो मैं थोड़ा सा क्लास में बोल देता हूं, स्टेज लोडर में ना लंब ब्रेकर उसमें अटैच आता है, ठीक है। स्टेज लोडर कोयला को लेने के बाद क्या करता है, उसी लंब ब्रेकर में सीधा डालता है और वहां से डायरेक्ट जाता है, ठीक है। ये वाला, ये वाला, इसको ये वाला इन्फॉर्मेशन छोड़ो, मिटा दो, इसको मिटा दो, बस ये वाला मिटा दो, इन्फॉर्मेशन ये वाला मत लिखना, सिर्फ यही तक लिखो, ठीक है, बस इतना ही लिखो, ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो, इतना इन्फॉर्मेशन लिखो बस। लंब ब्रेकर इसका काम क्या ये होता है, और ये तुम एक साथ इसमें लिख सकते हो, नोट करके एक लाइन लिख लो यहाँ पे, नोट, ठीक है। इट इज अटैच्ड, अटैच्ड विथ, ठीक है, अटैच्ड विथ, ठीक है, किससे एक जुड़ा रहता है ये, स्टेज लोडर, ठीक है, स्टेज लोडर से ही जुड़ा रहता है, उसी का पार्ट है एक तरह से, स्टेज लोडर का ही पार्ट है, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ स्टेज लोडर, ठीक है। ये तुम लिख लो इसको, मोटा मोटी इस चीज को लिख लो इतना ही, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लिख लो। इसमें थोड़ा सा मुझे ना हल्का सा ना किसी चीज को लेके एक छोटा सा हल्का सा जस्ट माइनर सा कुछ डाउट है, इसको मैं होगा तो कल क्लास में अगर होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं मैसेज करके बता दूंगा इसमें क्या डाउट है मुझे। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन लिखो, इतना रॉन्ग नहीं, इतना तक सब सही है, ठीक है। अब अदर सपोर्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, दूसरा सपोर्ट का क्या काम है उसको जानते हैं। अदर सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट किस किस तरह का इस्तेमाल होता है, 6 नंबर। तो हम लोग देखे थे 6 नंबर में अदर सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट में क्या क्या जैसे, तो 6 नंबर में हम लोग क्या देखे थे बाबू, सपोर्ट में क्या बोले थे कि फेस से 30 मीटर तक ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरह का सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एवरी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सपोर्ट जो यूज होता है ना उसमें, तो 40 टनी का, 40 टनी, ठीक है, मैं ब्लू कलम से लिख रहा हूं, 40 टनी का जो हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट आता है, आप लोग नाम पता है हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट का, 40 टनी हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, सपोर्ट। ये कहां लगाते हैं हम लोग, लोकेशन इसका क्या होता है, लोकेशन क्या होता है इसका, लोकेशन होता है फेस से 30 मीटर, 30 मीटर फ्रॉम फेस, फेस से 30 मीटर तक लगाया जाता है 2 नंबर, और 3 नंबर कितना दूर तक लगाते हैं, ठीक है, 2 नंबर हो गया। अच्छा ये एक्चुअली यहाँ पे ना 30 से 40 टन होगा, 30 से 40 टन, 30 से 40 टन हाइड्रोलिक प्रोप लगाते हैं, कहां पे, 30 मीटर फ्रॉम फेस से लगाया जाता है। और इसका डिस्टेंस कितना होता है, मतलब इंटरवल कितना होता है, कितने इंटरवल पे लगाते हैं, कितने इंटरवल पे, तो 1.5 मीटर के अंतराल पे लगाया था, 1.5 मीटर इंटरवल, मतलब एक प्रॉप से दूसरा प्रॉप का दूरी कितना, 1.5 मीटर इंटरवल पे लगाया जाता है। मतलब देखो जैसे ये वाला मेरा लॉन्ग वाल का फेस है, ठीक है, तो ये जो लॉन्ग वाल का फेस है, यहाँ पे मशीन इस तरह लगा हुआ, लॉन्ग वाल का कटिंग वाला इस तरह लगा हुआ मशीन है ना, ये काट रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करेंगे इस तरह से, कितना मीटर तक, फेस से इस फेस को इसको बोलेंगे, फेस से 30 मीटर पीछे तक जितना दूर भी जाएगा वहां तक हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, कितना, 30 से 40 टन हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट से सपोर्ट किया जाएगा वो जगह को।
ठीक है, तो मोटा मोटी सारा इंफॉर्मेशन हो गया आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, जो मशीनरी इसमें यूज होता था। अब हम लोग इसमें एमसीक्यू नोट्स वगैरह इसमें पहले देख लो यहां तक। अगर किसी को डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लो पहले मैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हाँ सर ये टॉपिक है। तो मशीन वाला पार्ट क्लियर हुआ, आज खत्म हुआ मशीन वाला पार्ट, लॉन्ग वॉल मशीनरी, जो मशीन होता है उसके बारे में। ठीक है, पावर सप्लाई के बारे में कोई जानना चाह रहा था? पावर सप्लाई के बारे में हम लोग देख लेते, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, दोनों साइड लगाते हैं, बोथ साइड होगा ना, बोथ साइड है ना, बोथ साइड रोडवे, दोनों साइड रोडवे होता है। ठीक है, कहां लगाता है, इसका प्लेस क्या होता है, प्लेस क्या है, प्लेस साइड, टेल एंड मेन एंड टेल गेट बोथ, मेन एंड टेल गेट दोनों में होगा। ठीक है, हाँ 1.5 मतलब देखो जैसे एक सपोर्ट लगा है, दूसरा सपोर्ट, इसका बीच का दूरी 1.5 मीटर रखना है। इंटरवल का मतलब है एक सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट का दूरी कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक है विवेक, पिक्स, पिक्स का मतलब होता है देखो जैसे ये वाला मेरा एक ड्रम है ना, इसमें इस तरह से नोकीला नोकीला क्या होता है, पिक्स लगा होता है। तो एक वो ड्रम में 66 को दांत लगा रहता है इस तरह से नोकीला वाला, ये बोला जा रहा है पंकज। चार नंबर में ना कि कहां लगाएंगे, कौन सा जगह में लगाएंगे, लोकेशन प्लेस क्या होगा, तो मेन गेट और टेल गेट दोनों रोडवे में लगाना होता है। जैसे बहुत कोई बोला ना कि सर ये 30 मीटर फ्रॉम फेस लगाएं, तो कहां लगाएंगे, तो इसी में तुम लिख लो। ठीक है, बोथ गेटवे, गेट रोडवे, इसी में लिख सकता, बोथ गेट रोडवे, गेट रोडवे दोनों में लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह। और ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉन्ग वॉल से मैक्सिमम यही वाला सवाल पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा डीआरडी का पूरा नाम, एसईआरडी का पूरा नाम क्या होता है, लॉन्ग वॉल में जो फेस मशीनरी उसको क्या बोलते हैं, बस यही सब होता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। अब हम लोग बाबू एक एक करके एमसीक्यू जिससे रिलेटेड है ना, सारा का सारा एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो जो डेटा इससे रिलेटेड और अच्छा से क्लियर हो जाए। क्या क्या लिखा है यार ये लड़का तो। हो गया बाबू, हुआ सबका? आगे बढ़े, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखो, हेडिंग दो एमसीक्यू नोट। अब इसका एमसीक्यू थोड़ा जगह छोड़ देना, डायग्राम बनाना सब चीज का। ठीक है, तो अपना फेयर में ना डायग्राम अच्छे से बनाना सब चीज का। इस सब में हम डायग्राम बनवा बनवा के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डायग्राम को हम फोटो भेज देंगे, तुम लोग वहां से बनाना। रुक जाओ रुक जाओ, एक नोट में ना थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग जानेंगे जो आप लोग का सवाल आ रहा था। क्या सवाल आ रहा था, एक आप लोग सवाल पूछे थे मेरे से कि सर इस पे कहां कहां इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा। सारा का सारा एमसीक्यू सवाल ना अब हम लोग करेंगे, तो हम लोग को और मजा से समझ में आएगा कि हम लोग जो पढ़े वो क्या क्या चीज था। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट्स को, सारा चीज को जानेंगे डिटेल्स में, एमसीक्यू नोट। ठीक है, चलो चलो बाबू देखो पहला, अब हम लोग एमसीक्यू नोट देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि लॉन्ग वॉल का कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, एमसीक्यू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन, तो कंडीशन का मतलब तो एमसीक्यू होगा नहीं, पहले तो डिटेल्स वाला आ गया। कंडीशन, कंडीशन और लॉन्ग वॉल। ठीक है, माइनिंग मेथड, माइनिंग मेथड, सवाल नंबर क्या, एक है। तो इसका कंडीशन क्या है, ठीक है, कंडीशन फॉर लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। तो इसका कंडीशंस क्या है, फटाफट हम नोट करके लिख लेंगे क्या चाहिए। तो इसके लिए एक नंबर कंडीशन फ्लैट सीम होना चाहिए, फ्लैट सीम। दो नंबर मॉडरेट थिक सीम,
मॉडरेट थिक, मॉडरेट थिक, मॉडरेट थिक सिम कितना मोटा होता है? मॉडरेट थिक सिम कितना मोटा होता है? 1.5 मीटर टू 4.5 मीटर। इस तरह का सिम का थिकनेस चाहिए इसको काम करने के लिए। 3 नंबर, कंडीशन नंबर 3, डीप माइंस होना चाहिए। डीप माइंस कैसा होना चाहिए? डीप माइंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सैलो डीप नहीं चलेगा, डीप माइंस होना चाहिए। 4 नंबर, ठीक है, ठीक है। ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस, सभी डिग्री में काम करेगा ये, ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस चलेगा, स्पेशली डिग्री 3 वगैरह तो और अच्छा है इसके लिए। फायदा नहीं है, मतलब डिग्री 3 में काम करने के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है इसमें। तो ये सब चीज है उसके लिए। और इसमें एक पॉइंट और है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, रिमेन एट द सेंटर ऑफ गोफ। ये अगर हो तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। मैक्सिमम, तो बता देते ये वाला, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये हर मेथड में एप्लीकेबल है डियर स्टूडेंट्स, केवल इसी के नहीं। मैं समझा देता हूं मेरा क्या है। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, रिमेन एट सेंटर ऑफ गोफ, रिमेन एट सेंटर ऑफ गोफ। गोफ के सेंटर में, जो गोफ है ना, उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए। इससे क्या होगा? ब्रेकिंग लाइन अच्छा बनेगा, जल्दी टूटेगा वो, ठीक है ना। तो इस चीज, ये 5 कंडीशंस होना चाहिए, तब जाकर मेरा लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, वहां पे काम करेंगे। तो एक बच्चा शायद क्लास के स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि सर क्या क्या, सर क्या है, सर क्या है, तो उसका जवाब ये है, ठीक है, इसमें ये होता है। अब हम लोग एक एक करके जो एमसीक्यू नोट्स तुम लोग पढ़ानी है, सारे एक एक करके लिखेंगे, जानेंगे, ठीक है। चलो लिखो। हो गया, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जो जो सवाल लिखूंगा ना, इस बार आप लोग सबका जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाया हूं कल का क्लास ना, बहुत डिटेल्स में और अच्छा से पढ़ाया बाबू। इसलिए जो भी सवाल अभी होगा ना, तुम लोग सब जवाब दे पाएगा, सबका तुमको पता होगा आंसर क्या है, ठीक है। अब एक एक करके हम सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड को मैं एमएम लिख दूं, एमएम लिख दे रहा, ठीक है, माइनिंग मेथड मतलब एमएम, ठीक है, एमएम लिख दे रहा हूं। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है, तुम लोग पूरा लिखना, एमएम मत लिखना। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ए नंबर एडवांसिंग, दैट इज लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, और 2 नंबर लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग, रिट्रेटिंग, ठीक है, 2 तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 माफ करना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक ही साथ लिखवा दे रहा, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेट रोडवे, गेट रोडवे लिखो। तो गेट रोडवे कितना तरह का होता है? तो गेट रोडवे 2 तरह का होता है, ठीक है। एक ही साथ में लिखवा रहा हूं पूरा, ताकि टाइम बच जाए। आंसर 2 टाइप्स, कितना था वो? 2 टाइप्स का होता है। अब एक एक करके हम जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग मेन गेट, मेन गेट बोलते हैं इसको हम लोग, मेन गेट, इसको मदर गेट भी बोला जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग यूज भी नीचे लिख दे रहे हैं ताकि आपका जो आंसर हो कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इसे होता है, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रैवलिंग में यूज होता है, ट्रैवलिंग में यूज होता है। और क्या होता है इसका यूज, और एक होता है इनटेक एयरवे के लिए यूज होता है, इनटेक एयरवे होता है, ठीक है। मिस मत करना, ध्यान से देखो, एक ही साथ में करवा रहा हूं। चाहते तो अलग अलग सवाल लिखवा के होता, पर एक साथ लिख लो, दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है ना। और दूसरा रास्ता क्या बोलते हैं, टेल गेट बोलते हैं, टेल गेट, टेल गेट,
टेल गेट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेल गेट का एक और नाम क्या था? मदर गेट, और उसको क्या बोले थे? इसको क्या एक नाम था यार, भूल गया। अच्छा ठीक है, याद आएगा नाम तो लिखवा देंगे, ठीक है। टेल गेट के एक और नाम बाद में बता देंगे, ब्रैकेट में छोड़ दो। इसका यूज क्या होता है? इसमें होता है मटेरियल सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मटेरियल सप्लाई करना है, इस सप्लाई के लिए होता है। अच्छा, इसको सप्लाई गेट बोलते हैं, सॉरी, सप्लाई गेट, याद आ गया। मटेरियल सप्लाई के लिए सप्लाई गेट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें रिटर्न एयर में होता है, रिटर्न एयर में होता है ये, ठीक है। तो जल्दी से देख लो दोनों को, दोनों बात। तो दो तरह का रास्ता होता है, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। मेन गेट जो होता है मदर गेट है, प्रोडक्शन गेट होता है, ट्रेवलिंग होता है, इंटेक एयर होता है। टेल गेट में क्या होता है? सप्लाई गेट बोलते हैं, जैसे मटेरियल सप्लाई होता है रिटर्न एयर में। जैसे मान लो फेस में तुमको कोई चीज पहुंचाना है, एक वो मोटर खराब हो गया, उस मोटर को ले जाना, तो कैसे ले जाएगा? इधर तो कन्वेयर लगा हुआ एक साइड जिसमें से प्रोडक्शन हो रहा है, तुमको ले जाने के लिए टेल गेट से लेके जाना पड़ेगा। तो टेल गेट वाला क्या होता है? सप्लाई गेट होता है, ठीक है। सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लिखा? अच्छा, इसके बाद जो तीसरा सवाल, चौथा सवाल का आंसर तो तुम लोग दे ही देगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ, ठीक है, कन्वेयर यूज्ड इन फेस, फेस में विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज्ड इन लॉन्ग वॉल फेस? क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज इन लॉन्ग वॉल फेस। तो लॉन्ग वॉल फेस में किस तरह का कन्वेयर इस्तेमाल होता है? तो बाबू लॉन्ग वॉल फेस में जो कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सा करते हैं? कौन सा कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग वॉल फेस में? तो मेनली लॉन्ग वॉल फेस में जो हम लोग कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AFC, आर्मर्ड, तुम लिख लेना, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, तुम लोग लिख लेना, तुम लोग को मैं पढ़ाया हूं अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर। लॉन्ग वॉल फेस को कैसे सपोर्ट करते हैं हम लोग? तो सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट से करते हैं, ठीक है। लिखो, इसके बाद लिखो, विच मशीन इज यूज्ड, लिखो, विच मशीन इज यूज टू कट द कोल एट लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल फेस में कौन सा मशीन का इस्तेमाल होता है कोयला काटने के लिए? तो बाबू लॉन्ग वॉल फेस में कोयला काटने के लिए हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं, दो तरह का मशीन इस्तेमाल होता है इसमें भी। ए नंबर SERD शेयरर, और एक होता है बी नंबर DERD शेयरर, ठीक है। तो SERD का क्या होगा? एस का मतलब तो सिंगल, ठीक है, और डी का मतलब डबल, ठीक है। अब बाद बाकी पूरा नाम तो पता है तुमको, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, ठीक है, ड्रम सीयरर, ठीक है। और इसका सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर। तो दो तरह का मशीन होता है, ये दोनों मशीन कोयला काटने का काम करता है, जो कोयला काटने का, दोनों का नाम लिख लो, ठीक है। तुम लोग बोले ना, जो तुमको पढ़ा रहा हूं अभी तुमको लगेगा कि सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कुछ चीजें जो लगेगा कि शायद नहीं पता है, बाद बाकी मैं बता देता हूं। अच्छा, लॉन्ग वॉल वर्किंग के लिए हार्ड कवर कितना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग वॉल वर्किंग का हार्ड कवर कितना, जिसको बाद में लिखते हैं, पहले एक सवाल और लिख लेते हैं, ठीक है। विच टाइप कन्वेयर यूज इन स्टेज लोडर, विच टाइप कन्वेयर यूज इन स्टेज लोडर। स्टेज लोडर में किस तरह का कन्वेयर यूज होता है? उसको बोलते हैं हम लोग HDCC। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? इसको बोलते हैं HDCC, पूरा नाम है हैवी
ड्यूटी चेन कन्वेयर, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, हेवी ड्यूटी चेन। ये फेस में लगा मशीन है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, हो गया। अब लिखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। लिखो हाउ मच, तो इसमें क्या होता है, हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर क्यों बोलते हैं बाबू, देखो क्योंकि इसका जो काम होता है ना, बहुत ज्यादा लोड को सप्लाई करना होता है, बहुत ज्यादा लोड चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, इसीलिए उसका हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर करता है। 7वां नंबर का जवाब, 7वां नंबर क्या होगा, अच्छा, फॉर लॉन्ग वॉल वर्किंग हाउ मच हार्ड कवर रिक्वायर्ड, हार्ड कवर कितना चाहिए, लॉन्ग वॉल करना है तो हार्ड कवर उतना चाहिए, ठीक है, लूज मटेरियल होने से नहीं चलेगा, लॉन्ग वॉल काम करने के लिए हार्ड कवर कितना होना चाहिए, तो कहीं पर भी जो लॉन्ग वॉल में काम करें तो हार्ड कवर कितना होना चाहिए, कम से कम 15 मीटर का हार्ड कवर होना चाहिए। बाबू आप लोग से ना आज कुछ मैं बात करना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको आप जल्दी से लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर, ये तो करवाया था फिर भी लिख लो, लिखा हुआ क्वेश्चन में है, राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर, ये सब सवाल पूछा जाता है, राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर, लेंथ ऑफ स्टेज लोडर क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कितना होता है, 20 मीटर, 20 मीटर लंबा होता है। इसमें एक सवाल का खोज रहा, मिल नहीं रहा यार मुझे, वो स्टेबल वाला कहां चला गया, लिखो इन एडवांसिंग मेथड, इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, क्वेश्चन नंबर लो लिखो, इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग द एडवांस गैलरी, एडवांस गैलरी फ्रॉम फेस इज नोन एज उसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में जो जो हम लोग एडवांस गैलरी होता है ना फ्रॉम फेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, राइट द, क्वेश्चन नंबर का 10 नंबर में लिखो, राइट द, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टेबल, स्टेबल का लंबाई कितना होता है, कितना लंबा स्टेबल रखना होता है, तो जो स्टेबल हम लोग लाएंगे ना उसका लंबाई कितना होता है, वो 8 से 10 मीटर, राइट, द लेंथ होगा यहाँ पे, द वर्ड मिसिंग है, द लेंथ ऑफ स्टेबल, तो कितना होता है, 8 से 10 मीटर बढ़ा के रखना होता है, लेंथ नहीं होगा, एक्चुअली मिस्टेक वर्ड है, दोनों को मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे होगा राइट द, ठीक है, राइट द एडवांस लिखो, एडवांस लेंथ ऑफ स्टेबल, कितना लेंथ को एडवांस करके रखना होता है, तो 8 से 10 मीटर लेंथ को एडवांस किया जाता है, कितना एडवांस करके रखते हैं हम लोग, 8 से 10 मीटर, मोटा मोटी समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। इंडिया में डीआरडी यूज होता है, डीआरडी पर मिनट कितना कोयला काट सकता है, डीआरडी पर मिनट कितना कोयला काट सकता है, ऐसा कुछ डेटा मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, अगर कहीं मिलेगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, तो जैसे मान लो स्टेबल होगा ना, जैसे ये मेरा फेस हो गया,
कि स्टेबल कितना मीटर एडवांस होता है, 8 से 10 मीटर एडवांस रखना होता है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा रहना चाहिए। लिख लो। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। एडवांसिंग में साइड वाल को कैसे सपोर्ट करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर होगा ना, क्वेश्चन 11 नंबर लिखो। द गोफ एरिया, नहीं लिखो, इन एडवांसिंग मेथड इन लॉन्ग वॉल, एडवांसिंग मेथड द गोफ एरिया सपोर्टेड बाय, द गोफ एरिया सपोर्टेड बाय, उसे क्या बोलते हैं हम लोग सपोर्टेड करने के लिए? उसको बोलते हैं पैक वॉल, पैक वॉल से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। इसके बाद लिखो, एक और सवाल दिमाग में आया था जो छूट गया अचानक से, क्या था? स्टेबल हो गया, पैकवॉल हो गया, एक सवाल आया था यार, भुला गए, क्या था? हाँ, चेन पिलर, द बैरियर लिखो, द बैरियर, बैरियर बिटवीन टू पैनल, टू लॉन्ग वॉल पैनल लिखो, टू लॉन्ग वॉल पैनल लिखो, टू लॉन्ग वॉल पैनल मेड बाय, न देखो ये एक सवाल का ना बेसिक है ही नहीं, हम सिर्फ तुमको एक ही चीज इसमें करवाना चाहते हैं बाबू, याद रखना ही हमेशा, हम तुमको सिर्फ एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज चेन पिलर। चेन पिलर ना कहीं पर भी जिक्र नहीं है, हम चेन पिलर से तुमको जस्ट एक इंट्रोडक्शन करवा, चेन पिलर है क्या। तो तुम एक बात यहां लिखा कि बैरियर जो है ना, दो पैनल के बीच का बैरियर होता है चेन पिलर, तो तुम्हारा दिमाग में कहीं ना कहीं एक छवि बन जाएगा कि एक पैनल ऐसा था और एक पैनल मेरा लॉन्ग वॉल के इधर था और इसके बीच में मेरा चेन पिलर था, है कि नहीं, इस तरह चेन पिलर था। तो ये तुम्हारा दिमाग में हमेशा रहेगा, चेन पिलर क्या, तो दो पैनल का बीच का पार्ट होता है कि नहीं। तो तुम एक जस्ट चेन पिलर को डिफाइन करने के लिए हम जस्ट एक वर्ड को लिखें, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर में ना, क्वेश्चन आंसर में ना चेन पिलर कहीं नहीं आया, इसलिए चेन पिलर को अलग से देना पड़ा मुझे ऐसा करके, और मेरा कोई इसमें टारगेट नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी देखो, मोटा मोटी जो सवाल था, पॉइंट्स था, जवाब था, लगभग तुम लोग कर पाए, है ना, कर पाए। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछता है ना कि पावर फेस कितना मीटर एडवांस कर जाने पर पावर सपोर्ट को हम लोग एडवांस करते हैं, ठीक है। ठीक है, 13 नंबर, when power support ठीक है, क्या बोलेंगे यार उसको, एडवांस टूवर्ड फेस की ओर कब इसको एडवांस किया जाएगा, एडवांस्ड लिखो, ठीक है, एडवांस टुवर्ड फेस, तो फेस की ओर कब इसको एडवांस किया जाएगा, व्हेन फेस 10 मीटर एडवांस। तो एक बार जब फेस 10 मीटर आगे बढ़ जाता है ना, तब पावर सपोर्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हर थोड़ा थोड़ा में नहीं बढ़ाना होता है, 10 मीटर जाने के बाद ही पावर सपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और इसमें आता है, पावर सपोर्ट का एडवांस वाला आ गया, एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है, हाँ, उसको नेम द ऑपरेशन, 14 नंबर, नेम द ऑपरेशन, ठीक है, नेम द ऑपरेशन, ठीक है, इन विच all long wall face machine transfer from one
पैनल टू अनदर, एक पैनल से दूसरा पैनल में लॉन्ग वाल का सारा मशीन को खोल के ले जाना। देखो, नेम द ऑपरेशन इन विच ऑल द लॉन्ग वाल फेस मशीन ट्रांसफर फ्रॉम वन पैनल टू अनदर। एक पैनल से दूसरा पैनल में ले जाना ऑपरेशन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं सैल्वेजिंग ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है ना, इसका थोड़ा स्पेलिंग एक बार चेक करना होगा, ठीक है? थोड़ा सा ये स्पेलिंग में थोड़ा डाउट लग रहा हमको, लिखा तो हूं मैं ही, मेरे पास नोट्स इसका था नहीं, तो मैं इसको लिख दिया हूं, इसको एक बार चेक करेंगे और इसको मैं मैसेज करूं। सिर्फ सैल्वेजिंग ही बोलते हैं उसको हम लोग, लेकिन SELVAGGING या कुछ और है स्पेलिंग, इसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सैल्वेजिंग। SAL होगा ना, VAGGING, SALVAGING। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। SALVAGING, सैल्वेजिंग। हम SEL लिख दिए थे, सैल्वेजिंग ऑपरेशन होता है, सैल्वेजिंग, SALVAGING। तो थैंक यू सो मच। चलो यहाँ पे आप लिख लो, सैल्वेजिंग ऑपरेशन होता है जिसमें पूरा मशीन का सेटअप को एक पैनल से दूसरा पैनल लेके जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेजिंग ऑपरेशन, ठीक है? तो ये मोटा मोटा एक सिस्टम हो गया, एक वर्क हो गया पूरा का पूरा लॉन्ग वाल के ऊपर। सारा सवाल जवाब हो गया और देखो टाइम भी हो गया। हम आपको पहले बोले थे कि मेरे पास जो शेड्यूल होता है, जितना टारगेट रहता है ना, अब टाइम इतना फिक्स है कि उतना में उतना ही हो पाएगा, इसलिए ज्यादा इधर उधर का बात हम नहीं कर पाते बाबू क्लासेस के स्टार्टिंग में, ठीक है? तो एक टारगेट था आज का पढ़ाना लॉन्ग वाल के ऊपर, तो लॉन्ग वाल का मोटा मोटी सारा सवाल हो गया। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग के पास जो नोट्स का सवाल जवाब मिला है वो मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा मिला है, इसको ना आप एक बार ना मुझे सेंड कर देना, कोई फोटो क्लिक करके अच्छे से ग्रुप में भेज देना, हम देख लेंगे वहां से, ठीक है? सारा सवाल का जवाब ना भेज देना। 15 जो लास्ट सवाल भेजा था ना, लास्ट जो क्वेश्चन है इसको भेजना, क्योंकि इतना सारा सवाल तो मैं पिछले कोई क्लास में नहीं पढ़ाया हूं, केवल 7 या 8 ही सवाल हुआ था, आप लोगों में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है? अब अपना जो सवाल है करके पूछो, ठीक है? आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना आईडी को वहां पुट करना। एक बात का बहुत अफसोस है डियर स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं क्लासेस 4 डेज ही होती है, ओनली 4 दिन क्लासेस चलती है। क्लासेस में स्टूडेंट का संख्या लगभग 159 के आसपास है, अराउंड 160 स्टूडेंट है, लेकिन क्लास में प्रेजेंट केवल 70 लोग हैं, ये बहुत बुरा है, ठीक है? क्लास में कम से कम मिनिमम कम से कम 120 स्टूडेंट होना चाहिए। 70% तो लोगों को तो रहना चाहिए ना भाई, कम से कम लोगों को क्लास में। 30% मान लो एब्सेंट कर रहा, चलो ठीक है, इस तरह अगर क्लास करोगे तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। अगर ये आदत रहेगा आप लोगों का ना, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि लाइव क्लास, देखो रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ये है कि सर किसी दिन मेरा काम था, हम नहीं क्लास कर पा रहे, इसलिए रिकॉर्डिंग देख ली। रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट है, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप अपने लिए अपना आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। जो एक हैबिट है ना बेस्ट की क्लास करना है, वो चीज को आप चूक रहे हो वहां से। जो क्लास नहीं कर रहे बच्चे सब सुन ले, है ना, आप चूक रहे हो। तो किसी दिन अगर मैं ऐसे दिमाग खराब होगा ना, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करके लाइव क्लास ले लूंगा सिर्फ, तो जो लाइव आएंगे केवल वही सीख पाएगा, बाद बाकी गया, ठीक है? इसलिए क्लास में प्रेजेंस बने रहो कि हाँ क्लास में प्रेजेंट है हम लोग। कल क्लास है सर? नहीं, कल कोई क्लास नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का इस वीक आप एग्जाम होगा, हो सकता है कल एक दिन आपको पूरा टाइम मिलेगा, सैटरडे पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। संडे के दिन पूरा एग्जाम स्टार्ट होगा, संडे से लेके मंडे शाम तक आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है? तो मंडे तक आप अपना एग्जाम दे पाओगे। एग्जाम के कल मुझे क्वेश्चन वगैरह सेट करना पड़ेगा ना, तब ना मैं एग्जाम लूंगा। तो कल आपका सेटअप करके सारा चीज डाल दूंगा मैं परसों शाम तक, फिर आप संडे से आप अपना एग्जाम दे पाओगे मंडे तक। फिर मंडे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा और कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मोटा मोटी सारी चीजें रही। इस वीक का सभी क्लास हो गई। आप बोले थे 5 क्लास होगा, हाँ बोले तो थे 5 क्लास होगा, 4 क्लास ऑलमोस्ट हुआ, एक एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत होगा वो। अब ये नहीं, अभी तुम लोग देखो ना, 70 बच्चा क्लास करने आया, बताओ, हाँ तुम खुद देखो 70 बच्चा क्लास कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बोलो? अपना प्रेजेंस भी तो देखो, सर हम कितना प्रेजेंट है। हम तो 1.5 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा रोज पढ़ा रहे हैं, तुम लोग का क्लास में है ही नहीं उतना इंटरेस्टेड कि हाँ सर क्लास कर रहे हैं। अब प्रेजेंट तो रहो। हटा तो दूंगा, जो नहीं आते उनको हटा तो दूंगा, 1-2 वार्निंग दे दूंगा अच्छे से, ठीक है ना, उसके बाद फिर हटा दूंगा। देखो वो पहले मैं बोल चुका हूं कि इंस्टीट्यूशन का रिपुटेशन का बात है। आप लोग अगर क्लास नहीं आओगे ना, तो अगर भेड़ बकरी पालना मेरा काम है नहीं, ठीक है? मुझे चाहिए रिजल्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, रिजल्ट के लिए भेजे, है ना? तो आप रिजल्ट चाहिए,
तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। एक बात और डिस्कशन करूंगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिनको ये लगता होगा कि एग्जाम में तो सेटिंग हो जाता है, सेटिंग करके सीट चल जाएगा, सर पढ़ के क्या लाभ है, ऐसे बहुत सारे मन में जाता होगा। बाबू एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, अभी जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना लास्ट में 3 से 4 ईयर, चाहे वो एमसीएल का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो सीसीएल का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो आपका ईसीएल का हुआ हो या डब्ल्यूसीएल का हुआ हो, या फिर आपका, तो इस सारे एग्जामिनेशन में ना किसी तरह का कोई सेटिंग नहीं हुआ, ठीक है, एकदम सेटिंग नहीं हुआ। मैं जितना जेन्युइन लोगों को जानता हूं ना, सब लोग रिजल्ट किए हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को रिजल्ट देखा हूं ना जिनके पास घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, जो मेरे पास पढ़ाई किए ना, वो रिक्वेस्ट करते थे सर मेरा फीस देने में 2 दिन देर होगा, 3 दिन देर होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा महीने का, ऐसा रिक्वेस्ट कर करके वो लोग क्लास किए हैं और उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सुरेश रोल नंबर 10 जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एक रोहित नाम का लड़का था, जितने लोग सिलेक्शन हुआ ना सब में फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं खराब था। तो बाबू एक बात मैं बता देता हूं, आप लोग जैसे सोच रहे हो सेटिंग वाला, हो सकता है कि आपका रिसर्च जो हो आप सोचे होगे तो कुछ ना कुछ आपकी बात में सच्चाई होगी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो बच्चे क्लास करते हैं ना, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट होना तय है। मेरा टारगेट सिंपल होता है कि कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, अगर आप 100% रिजल्ट करते हो तो कौन किसी में हिम्मत है कि आपको छाड़ दे। मेरा तैयारी सिंपल यही है, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो मैं सिंपल सोचता हूं डब्ल्यूसीएल एग्जाम देने जा रहे हो, आप 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे। अब बताओ तुम्हारा कहां से तुमको कोई छाड़ देगा? अगर तुम 100 में से 100 लेकर आओगे तो कौन छाड़ देगा? वैसे तुम्हारा 92 नंबर तो तुम आसानी से ले आते हो, एवरेज 90-92 सब ले आता है, तो क्लास करके तुम 92 से 100 नहीं जाएगा, आराम से चल जाएगा, ठीक है नहीं? तो मेरा टारगेट सिंपल यही है कि आपको 100 में 100 नंबर लाना है, बाद बाकी रिजल्ट कुछ भी हो, सीट बिक जाए, दुनिया बिक जाए, आपको उतना फर्क नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि मेरा 100% रैंक है, 100% मार्क्स लाना है। रैंक पे आपको कभी नहीं जाना है, स्कोर को फोकस करना है कि मेरा स्कोर इतना होना चाहिए, बस ये मेरा टारगेट है, इसको मुझे लेना है। 100 में 100 ना सही 99 तो मुझे लाना ही है। जिस दिन आप ये सोच के साथ जाओगे आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? ये बात बताना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग से क्या होता है ना, हमारे जो सीनियर होता है ना वो दिमाग में डाल देते हैं, पहले क्या डालते पता है? वो बोलते हैं ना हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले सीनियर लोगों से एक तो इंटरनल डिस्ट्रक्शन होता है और एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन होता है। इंटरनल डिस्ट्रक्शन किस तरह का और एक्सटर्नल क्या होता है? सीनियर गया, सीनियर बोला अरे पहले ही दिन माइनिंग में, माइनिंग का लिया, माइनिंग में नौकरी है क्या, वैकेंसी है क्या, ऐसे बोलते वो लोग, ठीक है ना? माइनिंग में जीटी पास करने में हालत खराब हो जाएगा, माइनिंग में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इतना तुमको डरा देंगे ना तुम छोड़ दोगे। पहला वो। दूसरा नंबर, जब तुम वैकेंसी, जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तो एग्जाम से हर नोटिफिकेशन, जब एग्जाम देने जाते हैं उससे 2-3 दिन पहले से हर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ये वायरल कर देते हैं कि सीट बिक गया, 10 को सीट बिक गया, 15 को सीट बिक गया, 25 लाख लग रहा है, 30 लाख लग रहा है, लोग ऐसे बात करते हैं, तो तुम्हारा मनोबल वही तोड़ देता वो लोग। दूसरा दिक्कत, तीसरा दिक्कत, इसके बाद भी जब सीट आ जाएगा ना, जॉब वैकेंसी सब निकल जाएगा ना, सारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर एक रूमर फैलेगा इस ईयर में तो पूरा सेटिंग हुआ है, क्वेश्चन गलत दे दिया, इसमें केस करेंगे, इसमें वो होगा। लेकिन तुम बताओ आज तक ले किसी में कोई केस हुआ? तुम देखा कि हाँ केस हुआ, एग्जाम कैंसिल कर दिया है? कोल इंडिया में स्पेशली कहीं पर भी कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, जितना हुआ सबका सिलेक्शन हुआ, सब नौकरी कर रहा है, मजे में है सब। हम लोगों को दिमाग में हर समय डाल देता है, एग्जाम के बाद भी, एग्जाम से पहले भी, और जब जॉब करोगे तब भी। तो इन सब रिमोर्स से अपने आप को बचाओ, टारगेट रखो कि यहाँ पे कि सर ये वाला जो चीज है ना मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना है, अपना 100% देना है और 100% करना है, ये सोच रखोगे हमेशा ठीक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्कॉलरशिप का सुविधा आप लोग के लिए इंप्लीमेंट कर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप का सुविधा अभी से जो एग्जाम दोगे ना इसमें आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा, सुन लो ध्यान से, स्कॉलरशिप मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, स्कॉलरशिप मिलेगा। इसलिए स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए एग्जाम देना और साथ ही साथ रिजल्ट अच्छा करना, इसका रिजल्ट अच्छा होगा, रैंक वाइज जो होगा ना उसका स्कॉलरशिप का सुविधा मिलेगा। स्कॉलरशिप क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, हम लोग मंडे से इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप पक्का मिलेगा। आप लोग जो पेमेंट करोगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा, हो सकता है जो डिस्काउंट हो काफी हद तक बहुत अच्छा हो, ऐसा मैं सोचा हूं, बहुत अच्छा तक देने के बारे में सोचा हूं। तो इससे 2 फायदा होगा, एक तो आप रिजल्ट भी अच्छा करोगे, साथ ही साथ अपना जो फी है वो भी बचा पाओगे। तो कम से कम पेरेंट्स के नजर में तो ऊंचा बनोगे ना भाई कि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं लग रहा क्लास में। तो ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट हम लोग इस बार से स्टार्ट कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो जाएगा। हर वीक किसी ना किसी को स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, हर वीक मिलेगा। तो जल्दी से इस चीज को दिमाग में बैठा लो, अपना एग्जामिनेशन देना अच्छे से तैयारी करके, ठीक है, ये सारी चीजें। और क्या बात करना था, अब आप लोग सवाल जो पूछो। सर डीआरडी में पैक
पिक्स का साइज होता है, ये सब इतना माइकल होता तो होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर टेस्ट में क्या पढ़ना है? टेस्ट में राहुल अभी तक जो पढ़ाया गया पूरा सब पढ़ना है। सर डीआरडी में पैक का साइज होता है क्या? बोले तो इसका कोई ये नहीं होता है। सर सिलेबस क्या होगा एग्जाम का? सिलेबस ऑफ टेस्ट बाबू जितना तुम अभी तक पढ़े हो ना, जितना भी तुम अभी तक पढ़े हो ना, सब पढ़ना पड़ेगा। और एक आठो सवाल जो है ना थोड़ा सा बाहर का रह सकता है, ठीक है, एक तो कोई सवाल एक आठो बाहर रह सकता है, लेकिन अभी तक जो तुमको पढ़ाया गया, जितना क्लास हुआ है इस वीक का, पुराना वीक में जो पढ़ाया गया है उसमें एक दो सवाल रहेगा, और इस वीक में जो पढ़ाया गया मोटा मोटी मैक्सिमम सवाल दोनों से मिला करेगा। सर जो न्यू ज्वाइन किए हैं वो पहले का कैसे करेंगे? डियर आशीष, देखिए आप जो न्यू ज्वाइन किए आपके पास दो ऑप्शन है, इस वीक तो जैसा एग्जाम देना है दो, नेक्स्ट वीक आप अच्छे से प्रिपरेशन करके देना। हर सप्ताह तो एग्जाम होता है, हर वीक टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती बताओ? अब बाद में ज्वाइन किए तो बताओ मैं क्या करूं इसमें? बाकी बच्चों को तुम नहीं बोल सकते ना कि तुम पढ़ाई मत करो। सर एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों पे करिएगा सर। दीपक का एक बार बार पॉइंट है हिंदी और इंग्लिश, मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी भी इस बार डालूं, इस बार नहीं हुआ तो एक दो एग्जाम के बाद तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा हिंदी में भी सवाल रहे, एटलीस्ट जहां पर हार्ड सवाल रहेगा ना, जहां जिस देखो व्हाट इज विड्थ ऑफ गैलरी, इसको तो मैं हिंदी में नहीं डालूंगा, लेकिन जहां पर थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा, घुमाया हुआ रहेगा ना, उसको मैं हिंदी में डाल दूंगा, ठीक है, ये कर देंगे। सर अदर सपोर्ट का सेकंड नंबर बता दीजिए ना। अदर सपोर्ट का सेकंड नंबर बता दीजिए। अदर सपोर्ट का क्या लिखा हुआ था? अरे सेकंड नंबर पॉइंट क्या था? पॉइंट में बोला ना, हाँ सपोर्ट का लोकेशन देखो, सपोर्ट का लोकेशन जैसे ये मेरा फेस है ना बाबू, फेस देखो, तो यहां पर तुम पावर सपोर्ट लगाया, इस तरह से पावर सपोर्ट तुम लगाया है, ठीक है, पावर सपोर्ट लगाया है। पावर सपोर्ट लगाने के बाद, पावर सपोर्ट लगाने के बाद देखो बाबू, पावर सपोर्ट लगाया ना, इस पावर सपोर्ट लगाने के बाद, एक्चुअली पावर सपोर्ट इसी तरह होता है, सटा हुआ रहता है। लगाने के बाद यहाँ पे ये जो गैलरी आपका, ये जो गैलरी है, इसी गैलरी में फेस से 30 मीटर दूरी तक, 30 मीटर तक हाइड्रोलिक प्रोप लगा कर रखते हैं, 30 मीटर तक, समझ में। और इसका दूरी कितना होता है? एक हाइड्रोलिक प्रोप से दूसरा हाइड्रोलिक प्रोप का 1.5 मीटर का दूरी होता है, इस तरह होता है। डीआरडी में ड्रम का ऑपरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? ये मुझे भी, ये तो दोनों साइड, इसमें जिस साइड पिक्स लगा होगा उस वाइज, जैसे मान लो ये मेरा पिक्स लगा इधर, तो ऑब्वियसली पिक का डायरेक्शन में होगा जिधर पिक का मुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या ऐसा सवाल तो ठीक है तुम्हारा कि पिक का डायरेक्शन क्या होगा, पूछने में तुम्हारा सवाल है वो गलती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली हम इस चीज को कभी गौर से नहीं देखे क्या डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। सवाल तुम्हारा सही है अपने जगह यार। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रिमेन एट सेंटर ऑफ गॉफ, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि लॉन्गवॉल जब तुम कर रहे हो ना, ये लॉन्गवॉल कैसे मान लो पैनल है, तो जैसे ये आपको गॉफ लाइन ये वाला है, तो सेंटर में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहना चाहिए ताकि एक प्रॉपर ब्रेकिंग लाइन बने। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? प्रॉपर ब्रेक नहीं होगा रूम, ठीक है ना, ये होना चाहिए। पैक वॉल किस चीज से बनाया था? नॉर्मली जो पैक वॉल होता है ना, हम लोग, जहां तक मेरा मतलब ये एक डेटा मेरा क्लियर नहीं है, मेरा जो अनुमान है वो तुमको बनाना होगा, किससे पता है? या तो तुम सैंड का इस्तेमाल करोगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक, पूरा बालू भर भर के, ठीक है, वो एक इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो तुमको ये करना पड़ेगा, ये जो ब्रिक वॉल बनाना पड़ेगा। सर ड्रम वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में? ड्रम का जो डायरेक्शन होता है ना, इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में तो यार मुझे भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन डीसी मोटर होता है तो डायरेक्शन दोनों मूव कर सकता है ना, लेकिन मूव एक ही डायरेक्शन में करता है, क्योंकि मोटर डीसी है ना, तो पावर सप्लाई चेंज करके हम दोनों डायरेक्शन में करवा सकते हैं, लेकिन मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में ऑलवेज होगा, एक ही होगा, एक ही सेम डायरेक्शन में, ठीक है। पिक्स लगा हुआ है ना, इसको उल्टा रोटेट करा कोई मतलब नहीं। हाँ एक मिनट सर, एडवांसिंग में गोफ एरिया में आदमी नहीं जा सकता है क्या? कभी नहीं, एडवांसिंग या जो भी हो ना मेथड में, कभी भी गोफ एरिया में कोई नहीं जाएगा। जैसे ये वाला मेरा हो गया, इधर मेरा मान लो ये वाला पार्ट से लेके इतना मेरा गोफ एरिया बना, यहाँ मेरा पावर सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वाला मेरा फेस है, तो ये गोफ एरिया में कोई जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा इधर गोफ एरिया में, कहीं कभी गोफ एरिया में किसी को नहीं जाना। सर कहे के कोक भी यूज करते हैं सर हाइड्रोलिक प्रोप के प्लेस में? स्काई, ये जो कॉक का इस्तेमाल आप बोल रहे हो ना, ऐसा मैं फिलहाल कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं हूं कि कन्वेंशनल टाइप का सपोर्ट ऑलवेज सेमी मैकेनाइज्ड माइंस तक होता है, मैकेनाइज्ड माइंस में इस तरह का सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता है।
दोनों ड्रम सेम डायरेक्शन में ना सर, ये डायरेक्शन वाला मैं बोला ना, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा, एक मैं ऑपरेशन भेज दूंगा, सुनो ना, एक लॉन्ग वॉल का ना फेस कटिंग का ऑपरेशन भेज दूंगा, तो वो आप देख लेना किस डायरेक्शन में क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। रूफ बोल्टेड किस टाइप का यूज होगा सर लॉन्ग वॉल में? रूफ बोल्टिंग लॉन्ग वॉल फेस में नहीं होता है, पावर सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कैसे भूल गया तुम? रूफ बोल्ट कहां लगेगा यहाँ? गोफ में किस सपोर्ट करते हैं सर? गोफ में सपोर्ट क्या करेगा बाबू? सपोर्ट जैसे जैसे सपोर्ट को तुम पावर सपोर्ट को तुम आगे बढ़ाएगा नहीं वाला कि पावर सपोर्ट, ऐसे तुम्हारा पावर सपोर्ट आगे बढ़ेगा, इधर गोफ बनते जाएगा, ठीक है ना, पावर सपोर्ट ही आगे जाएगा और कुछ नहीं। तुम लोग मेन बात नहीं देखा ना, इसलिए तुमको समझ नहीं, मैं वीडियो एक दो भेजना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। लॉन्ग वॉल में स्टोइंग कैसे होता है? होता है कुछ कुछ जगह पे ना लॉन्ग वॉल स्टोइंग करते, मान लो एडवांसिंग ही कर रहा है, तो तुमको स्टोइंग करना है तो स्टोइंग करो, होता है। एक जगह तो पढ़ाऊं, सेल्वेजिंग का टाइम में तो रूफ बोल्टिंग यूज करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड दिनेश, बहुत अच्छा। सेल्वेजिंग के टाइम में रूफ बोल्टिंग करते हैं, एक विशेष तरह का चेंबर बनाना होता है, ठीक है, उस चेंबर में ना रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसको कौन सा चेंबर बोलते हैं, रुको ना, वो तो ना डीप में नहीं पूछा जाता, आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं, वो पूरा बीटेक लेवल का है। डिप्लोमा में आज तक लॉन्ग वॉल, देखो पहली बात माइनिंग मेथड, ठीक है, माइनिंग मेथड इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, अब उसमें लॉन्ग वॉल का एक पार्ट पूछेगा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में एग्जामिनेशन में आती है, इसलिए फोकस को अपना ठीक ठाक रखो। पढ़ने के लिए पूरा पूरा है, दुनिया है पूरा, लेकिन उतना पढ़ के क्या करोगे जब तुम्हारा वो पार्ट ही नहीं है? तो हम जितना पढ़ा रहे दैट इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज और एबिलिटी। बाद बाकी छोटा मोटा सवाल है ना, कुछ कुछ हमको देख के बताना पड़ेगा। एक ड्रम, हाँ सही है, एक ड्रम ऊपर और एक ड्रम नीचे वाला कोयला काटता है। सर चेन पिलर ही सपोर्ट होता है ना गोफ एरिया का? चेन पिलर गोफ एरिया में नहीं होता, पैकवॉल गोफ एरिया में होता है। चेन पिलर, हाँ, रिट्रेटिंग में चेन पिलर सपोर्ट करता है गोफ एरिया का साइड से। नेक्स्ट पैनल के लिए चेन पिलर ही सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोगों का सारा सवाल का डिस्कशन खत्म हुआ। अच्छा एक बात, कल आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग सवाल में आ जाओ, ठीक है, उसके बाद सवाल में आ जाओ। पैक वॉल का साइज, ऐसा मेरे पास कोई डेटा नहीं है फिलहाल कि पैक वॉल का साइज क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या है, इसका डेटा नहीं है मेरे पास फिलहाल, इसको देख के मतलब मुझे मिला भी नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं, ठीक है। परमिशन पे देखना पड़ेगा किस तरह का परमिशन, मेन बात एडवांसिंग इंडिया में चलता ही नहीं, ठीक है, और एडवांसिंग पैक वॉल में लगता है, उसका डेटा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अभी तक के क्लास के लिए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कब करेंगे? मंडे को, ठीक है। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में रेडी रहना, सबको आपस में डिस्कशन कर लेना, जितना नंबर आया नंबर को सेंड कर देना कि मेरा इतना नंबर आया था, ठीक है। अभी जो क्लास में डिस्कशन किए थे नंबर सेंड करना जरूरी है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको प्रिपरेशन कैसे चल रहा है डेली बेसिस पे। और ये हो गया, एग्जामिनेशन वाला हो गया, और कुछ मैसेजरी का फोटो मैं भेज दूंगा। चलो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। दो सवाल आया है, एक सवाल आया है कि लॉन्ग वॉल इंडिया में कहा है राहुल? लॉन्ग वॉल इंडिया में झांझरा में चल रहा है, ठीक है, जॉय माइनिंग का एक दो कंपनी चला रही है, आंध्रा में चल रहा है, ठीक है, मोनिडी में चल रहा है, चूरी में चल रहा है, और हाइड्रोलिक प्रॉप दोनों में यूज होता है, हाइड्रोलिक सपोर्ट दोनों में यूज करेंगे, ठीक है।